अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 ऑडिट एंड इंश्योरेंस। आज हम लोगों का इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 21 है। हम अपना चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं 3। इसको आप देखेंगे हम ग्रेजुअली बड़ा स्लोली लेकर चल रहे हैं। मकसद इसका ये है कि भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ये तमाम वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे जाके तमाम चैप्टर्स के अंदर यूज़ होने हैं। तो हमें हर चीज़ का बिल्कुल क्लियर आइडिया होना चाहिए। हमने मटीरियलिटी को डिस्कस किया डिटेल के अंदर, हमने ऑडिट रिस्क को डिस्कस किया डिटेल के अंदर। इन सब के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर अभी तक कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप लोग वो पूछ लें, ठीक है जी। जो क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस सेट है, वो आप लोगों का अवेलेबल है। आप उसमें से क्वेश्चंस करें, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, ख़ुद प्रैक्टिस करें, ठीक है, वो मज़ीद आपकी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम ज़रा आगे बात बढ़ा रहे हैं, थोड़ा हम फ्रॉड के ऊपर आने लगे हैं। आइज़ा 240 आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। फ्रॉड का स्टैंडर्ड है जी आइज़ा 240 के। फ्रॉड के हवाले से ऑडिटर की क्या ज़िम्मेदारियां हैं, मैनेजमेंट की क्या ज़िम्मेदारियां हैं, उनको हमने डिस्कस करना है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपको एक बात याद करवाऊं कि जब हमने आइज़ा 200 पढ़ा था उसके अंदर ही हमने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट के अंदर हम ये बात की थी कि भाई हमारा जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि हमने एक रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है आफ्टर ऑब्टेनिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वेदर मटीरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट और नॉट। सिंपल अगर उसको किया जाए। और मिसस्टेटमेंट के अंदर आगे हम कहते हैं वेदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड। मतलब है कि देखिए हमारा बुनियादी तौर पे मकसद क्या है, मटीरियल मिसस्टेटमेंट को देखना, चाहे वो इंडिविजुअली या एग्रीगेट हो, और सेकेंडली चाहे वो एरर वाली मिसस्टेटमेंट हो, गलती से हुई हो, या वो फ्रॉड की वजह से हुई हो, ठीक है। तो हम दो लोगों ने एरर को भी उतनी ही अहमियत देनी है जितनी फ्रॉड को देनी है। हाँ, फ्रॉड क्योंकि थोड़ा इसके अंदर मैनेजमेंट कई बार खुद इन्वॉल्व होती है। मोस्टली केसेस में दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस जो है डायरेक्टर्स है वो खुद इन्वॉल्व होते हैं मोस्टली केसेस में। तो इसको जब किया जाता है फ्रॉड को तो बड़े एक ऐसे तरीके के साथ किया जाता है कि पकड़ा ना जाए। तो इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल के अंदर ज़्यादा फोकस से इन चीज़ों को देखते हैं, लेकिन अहमियत इसकी भी उतनी ही है जितनी एक एरर वाली मिसस्टेटमेंट की है। तो ये ज़रा बुक पकड़ लें, फिर आइज़ा 240 इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आएगी कि फ्रॉड एंड रोल ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर। फ्रॉड से मुराद आपको पता है जी, फ्रॉड इज़ एन इंटेंशनल एक्ट बाय वन और मोर पर्सन्स इन्वॉल्विंग द यूज़ ऑफ डिसेप्शन टू गेन एन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज, ठीक है जी। एक इलीगल गैर कानूनी या अनजस्ट से मुराद क्या है, जो आपका बनता नहीं था, जो आपका हक बनता नहीं था, वो आपने फ़ायदा उठाने की कोशिश की है लोगों को धोखा देकर, उसको फ्रॉड कहा जाता है। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है। मतलब ऑडिट के अंदर या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई फ्रॉड की नई डेफिनेशन नहीं आ गई, वही है जो जनरली फ्रॉड की डेफिनेशन आम यूज़ होती है। फ्रॉड इज़ डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एरर। एरर से ऑब्वियसली अलग है। ये क्यों अलग है? एरर जो आपकी होती है वो अनइंटेंशनल होता है, बाय मिस्टेक है ना, मिस्टेक को एरर कहते हैं। जबकि जो फ्रॉड है ये अनइंटेंशनल नहीं है, ये इंटेंशनली आप करते हैं डिसीव करने के लिए, अगले बंदे को धोखा देने के लिए। तो ये फ्रॉड मतलब आप समझ लें कि थोड़ा सा अगर फ्रॉड किया जाएगा तो आपके क्लाइंट की इंटेग्रिटी के ऊपर भी सवाल उठ जाता है, उसके कैरेक्टर के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाईजान ये तो फ्रॉडिये बंदे हैं, पता लगे कि इन्होंने तो हमें सारे डॉक्यूमेंट्स ही फ्रॉड दिए हुए हैं, रिलायबिलिटी ख़त्म हो जाती है इन चीज़ों की। ऐसे केसेस भी आए थे कि आपको विड्रॉ करना पड़ जाता है। जबकि जो एरर वाली मिसस्टेटमेंट होती है उस केस में आप जो है क्लाइंट को उसकी इंटेग्रिटी को हिट नहीं करते, ठीक है जी, उसके करैक्टर के ऊपर बात नहीं आती। द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, जो कि उन्होंने कहा कि हमने आइज़ा 200 के अंदर भी पढ़ा था, इज़ टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ द व्यू प्रेजेंटेड बाय द एफएस। यही होता है ना कि उसके ऊपर हमने ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर बात करनी है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट प्राइमरीली द प्रिवेंशन और डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। यही तो बात समझनी है हमने। हमारा बुनियादी मकसद फ्रॉड को पकड़ना, उसको डिटेक्ट या प्रिवेंट करना नहीं है भाई। हमारा मकसद मिसस्टेटमेंट को देखना है, ठीक है। और मिसस्टेटमेंट को भी करेक्ट करवाना मकसद नहीं है हमारा। हमने बस मैनेजमेंट को प्रपोज कर देना भाई जी ने मिसस्टेटमेंट है, नहीं करते तो भाड़ में जाए, हमें क्या मसला है। हमने सिंपल अपने ओपिनियन के ऊपर उसका इम्पैक्ट देख लेना है। तो हमारा असल में जो फोकस है वो मिसस्टेटमेंट के ऊपर है। अब वो मिसस्टेटमेंट एरर वाली भी हो सकती है, फ्रॉड वाली भी हो सकती है। बात आई है समझ, ठीक है जी। अब आम जो पब्लिक परसेप्शन है, पब्लिक ज़ाहिर ये समझती है ये फ्रॉड भी पकड़ते हैं, बेशक फ्रॉड, लेकिन
पकड़ते तो है, लेकिन ये नहीं कि हम सिर्फ फ्रॉड पकड़ने जाते हैं, नहीं, हमने मिस स्टेटमेंट की हद तक उसको कंसिडर करना है। ठीक है, ऑब्वियसली हमारा स्टैंडर्ड आइजा 240 कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स कहता है कि फ्रॉड को देखने के लिए एडिशनली आपको क्या क्या काम करने हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम सिर्फ फ्रॉड देखने के, अगर सिर्फ फ्रॉड देखने लग जाएंगे और फ्रॉड निकला कोई नहीं, पता लगे एरर वाली भी कोई मिस स्टेटमेंट सामने नहीं आई। ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा फोकस भी नहीं करना। ठीक है, द ऑडिटर विल बी कंसर्न विद फ्रॉड ओनली टू द एक्सटेंट दैट इट माइट इम्पैक्ट ऑन द व्यू शोन बाय द एफएस। ही विल देयरफॉर बी कंसर्न विद द रिस्क ऑफ मटीरियल फ्रॉड। सही है, मटीरियल फ्रॉड के साथ हम कंसर्न है। छोटे मोटे अगर फ्रॉड हो रहे हैं तो हम उसके ऊपर टाइम अपना नहीं लगाएंगे। जिस तरह हमने कहा था, इमटीरियल मिसस्टेटमेंट्स जो हैं, छोटी मोटी कोई मतलब गलतियां हज़ारों रुपए की, इस तरह सैकड़ों रुपए की, डिपेंड करता है वैसे कंपनी के ऊपर, हो सकता है कि हज़ारों रुपए वाली भी चीज़ मटीरियल ही हो, उसके ऊपर हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे अपना। ठीक है जी, तो ये है। अच्छा एक चीज़ जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन प्रैक्टिकली क्योंकि वो होती है तो मैं वो थोड़ा सा वो भी कर ही लेते हैं डिस्कस। देखिए, हमने मटीरियलिटी जब पढ़ी थी, ये मतलब कि पीछे आइजा 320 में अगर हम चले जाएं फ़िलहाल उसके वाले से, उधर क्योंकि बुक में नहीं है ये कॉन्सेप्ट, तो लेकिन आई गेस आप लोगों को आइडिया होना चाहिए उसका, क्योंकि क्वेश्चंस वरना आपके माइंड में आएंगे उसके बारे में। देखिए, एक होती है आपकी ओवरऑल मटीरियलिटी जो हमने निकाली भी थी, बेंचमार्क वगैरह वो सारा सीन करके, वो एक होती है ओवरऑल मटीरियलिटी। फॉर एग्जांपल हम चलो अमाउंट भी लिख लेते हैं, 10 मिलियन है, ठीक है, रुपीज़। एक आपकी मटीरियलिटी होती है जिसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। ये आपकी लोअर देन ओवरऑल मटीरियलिटी होती है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ क्या होता है कि भाई ओवरऑल लेवल पर अगर मेरी मटीरियलिटी लेट से हमने 75% रखी है, कोई ज़रूरी नहीं है 70, 65, 80%, वॉट एवर, जो प्रोफेशनल जजमेंट के मुताबिक आप निकाल लें ऑफ प्लानिंग मटीरियलिटी। ठीक है जी, उसका, या ओवरऑल मटीरियलिटी। ठीक है जी, उसका। ये इसका मकसद क्या होता है कि यार ओवरऑल मटीरियलिटी की तरफ बढ़ते बढ़ते हमने एक पहले से एक माइलस्टोन रखा हुआ कि यार अगर इधर तक बार पहुंच गई है, हमें ज़्यादा विजिलेंट हो जाना चाहिए कि कहीं अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स मिला के ओवरऑल मटीरियलिटी को क्रॉस ना कर जाए। लेकिन एक ना इससे नीचे भी एक चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं थ्रेश होल्ड। क्या बोलते हैं? थ्रेश होल्ड, या इसको मैं अगर वर्ड यूज़ करूँ, डिफरेंट तरह के नाम होते हैं। ट्रिवियल थ्रेश होल्ड भी बोल दिया जाता है, ट्रिवियल, या डिफरेंट फर्म्स डिफरेंट तरह के नाम यूज़ करती हैं। ट्रिवियल का मतलब मामूली, सही है। फिर एक आप इसको कह सकते हैं टॉलरेबल एरर भी होता है। ठीक है जी, टॉलरेबल एरर। ये चीज़ें क्या हैं? ये बहुत ही छोटे लेवल पे होती है, ये परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का भी नीचे होती है। मिसाल के तौर पे अगर हमने रखी होती 7.5 मिलियन परफॉर्मेंस मटीरियलिटी है, हो सकता है हम कहें कि यार ये लेट्स से 1.1 मिलियन है, ठीक है, या 0.2 मिलियन है। इसका क्या मकसद? इसका मकसद ये है कि भाईजान इससे नीचे वाली जो ट्रांजैक्शंस हैं, इससे नीचे वाले जो अकाउंट बैलेंसेस हैं, उनको तो हमने देखना ही नहीं है। क्योंकि देखें, हम जब कहते हैं कि हमने इमटीरियल चीज़ों को नहीं देखना, तो अगर हम सिर्फ इसकी बात करते जाएंगे 10 मिलियन, तो बहुत बड़ी अमाउंट है। लेकिन अगर हमने बीच बीच में से कुछ चीज़ें छोड़नी हैं जो नहीं देखनी, ठीक है, तो उसको हम फिर क्या बोलते हैं? ट्रिवियल थ्रेशहोल्ड। मतलब इससे नीचे वाली चीज़ों को तो हमने देखना ही नहीं होता। अब ये भी टोटल डिपेंड करती है आपकी रिस्क असेसमेंट के ऊपर, टोटल डिपेंड करता है आपके प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट के ऊपर, कि आप कितनी के अमाउंट को इग्नोर करना चाहते हैं। यार इससे नीचे वाली मैंने टाइम वेस्ट नहीं करना, मैंने एफर्ट लगानी ही नहीं है। और बात आई है समझ? ठीक है, ये मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट था जो बुक में तो नहीं है अभी फ़िलहाल, आगे एक जगह पे थोड़ा सा यूज़ हो जाएगा। तो अभी मैं आपको उसका वो बता रहा हूँ कि ये टॉलरेबल एरर है, कि यार इतना एरर हुआ भी तो मैंने वैसे ही छोड़ देना, इग्नोर ही करना था। मतलब ये उतनी की अमाउंट है कि ये इन एग्रीगेट भी इतनी बड़ी नहीं बन सकती। बात आई है समझ? ये मैंने उस अमाउंट को रखना है कि यार इस तरह की बहुत ज़्यादा भी गलतियाँ निकल आए ना, तो फिर भी इन एग्रीगेट टोटल होके ये मटीरियलिटी को क्रॉस नहीं कर सकती। वो अमाउंट को मैं रखता हूँ, उसको मैं कहता हूँ दिस इज़ माई ट्रिवियल थ्रेशहोल्ड और दिस इज़ माई टॉलरेबल एरर। ठीक है जी, कि इसको मैं टॉलरेट कर दूंगा, इसको मैं इग्नोर कर दूंगा, ट्रिवियल है। बात आई है समझ? तो ये छोटी छोटी ट्रांजेक्शन्स आप छोड़ भी सकते हो, वरना तो आप फिर हर रुपये को, हर ट्रांजेक्शन को देखोगे कि यार कहीं वो इन टोटलिटी ना बन जाए। लेकिन जाहिर है कि लॉजिकल से आपने काम करना है। अब उसमें ये नहीं है कि आप वो
इंडिविजुअली अगर वो इंडिविजुअली वो मटेरियल नहीं भी है, और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है ना कि इन एग्रीगेट मटेरियल हो जाए, आप उन एग्रीगेट के चक्कर में इंतहाई छोटी छोटी ट्रांजेक्शन भी देखने लग जाएं तो सिर्फ आपका टाइम ज़ाया करे। वो कहता है नहीं, इतने भी चक्कर में नहीं जाना, ठीक है, आप एक लिमिट रख लें कि इससे नीचे वाले तो बिल्कुल ही नहीं देखनी, इससे ऊपर मैं देखूंगा। वो इंडिविजुअली भी मटेरियल हो सकती हैं, वो इन एग्रीगेट भी मटेरियल हो सकती है। बात आई समझ? ये थोड़ा मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट था जो एक मिसिंग था। अच्छा, ये आप आ रहे हैं ज़रा इधर। तो हमें भाई पता है कि जो आपका फ्रॉड है उसको हमने मिसस्टेटमेंट की हद तक उसको देखना है, ठीक है। आगे देखते डिटेल में इसको कर लेते हैं डिस्कस, लेकिन इसको प्रिवेंट या डिटेक्ट करने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, बल्कि अगर आपको याद हो तो हमने आइजा 210 के अंदर भी कहा था कि भाईजान ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। प्रीमाइज ऑफ ऑडिट के अंदर भी हम कहते हैं कि मैनेजमेंट ने जहाँ पे एफएस को प्रिपेयर करना है उस तरह फ्रॉड को डिटेक्ट करने की, प्रिवेंट करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? सोली इट रेस्ट विद द मैनेजमेंट एंड दोज आर विद गवर्नेंस। ये उनकी जिम्मेदारी है। इंटरनल कंट्रोल्स को बनाना, फ्रॉड को रोकना, फ्रॉड को डिटेक्ट करना, फ्रॉड को प्रिवेंट करना, फ्रॉड को करेक्ट करना, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? मेनली मैनेजमेंट की है। मैनेजमेंट हमें कभी भी नहीं कह सकती कि भाईजान फ्रॉड होया है तो को फड़ा ही नहीं गया। भाई हमने अपने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, होपफुली अगर हम सही प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन कई बार फ्रॉड इतना सोफिस्टिकेटेड वे में किया जाता है, स्पेशली वाइट कॉलर जो क्राइम्स होते हैं वो इस तरीके से किए जाते हैं कि यहाँ से पैसा बाहर, बाहर से आगे 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 करते, इतनी लंबी वो चेन चल जाती है कि आप 2.5-3 महीने के अंदर वो कर ही नहीं पाते, क्योंकि ना तो आप सिर्फ उस ट्रांजेक्शन को पकड़ने गए थे, ना ही आप इन्वेस्टिगेशन करने गए हैं कि आपके पास इतना इख्तियार है कि लोगों को पकड़ के उनसे बहुत मतलब कि डीप लेवल पे इंक्वायरीज कर सकें, जैसे FIA वगैरह वाले ले जाते हैं, उनसे भी नहीं पकड़े जाते। तो हम ऑडिटर 2-2.5 महीनों में तो नहीं पकड़ सकते, ठीक है जी। तो हम अपने प्रोसीजर ज़रूर परफॉर्म करेंगे, लेकिन इसकी असल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, हमारे कंधों में ना डालें। ओके जी। अब आगे की बात, दी ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड। The role of external auditor with regard to fraud is covered by ISA 240, ठीक है। The auditor's responsibility relating to fraud in an audit of financial statement, ये मतलब कि स्टैंडर्ड का नेम होगा था, इसके अंदर कवर हुआ है। ऑब्जेक्टिव पहले देख लेते हैं जी कि ISA 240 के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर आर द सेम एज फॉर एनी अदर एरिया, मतलब कि जैसे बाकी किसी भी एरिया के अंदर हमारा मकसद क्या होता है? मटीरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना और प्रपोज करना कि इसको ठीक कर लो, नहीं ठीक करते तो रिपोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट डाल देना। इधर भी हमारा यही है कि भाईजान फ्रॉड की वजह से होने वाली मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना, उसको ठीक करवाने की कोशिश करना, नहीं होती तो भाई हमने रिपोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट डाल देना, ठीक है। मतलब कोई अलग से कुछ और हमने रिपोर्ट नहीं इसके ऊपर देनी, वही है जैसे दूसरी चीज़ें होती हैं। तो इसके ऊपर भी सफिशिएंट एविडेंस वगैरह हमने लेके कर लेना है। ओके जी। हाउएवर इट इज़ particularly important in relation to fraud that the auditor maintains an attitude of professional skepticism। अब देखें, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब कि क्वेश्चनिंग माइंड रखना, ये वैसे भी ज़रूरी है ऑडिट के दौरान, लेकिन जब फ्रॉड को देखना है तो ज़्यादा थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेना इस चीज़ को। जहाँ पे आपको शक पड़ रहा हो कि भाई यहाँ पे देयर मे बी सम फ्रॉड, उधर थोड़ा सा ज़्यादा शक्की मिजाज हो जाए। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट, बाय नेचर ही ऑडिटर क्या होता है? ऑडिटर होना ही फीमेल्स को चाहिए था। ऑडिटर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? शक्की मिजाज होता है, ठीक है। लेकिन जब फ्रॉड की बात है वो कहता है थोड़ा मज़ीद हो जाए भाई, थोड़े मज़ीद क्वेश्चंस करें। बात आइए समझ। आइजा 240 हमें क्या कहता है? स्टेट्स दैट अनलेस द ऑडिटर हैज़ रीजंस टू बिलीव द कॉन्ट्रेरी ही मे एक्सेप्ट रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स एज जेन्युइन। वो कहता है कि भाई देखो, ये शक्की मिजाज या क्वेश्चनिंग माइंड का ये मतलब नहीं होता कि सब कुछ ही 2 नंबर है। इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं कि जब नए नए आप जाते हैं ना आर्टिकल्स में, हम भी जब गए थे तो हमारे अंदर ना एक दोस्त था साथ, उसने कहीं से सुन लिया कि पाकिस्तान में मोस्टली जो क्लाइंट्स हैं वो डबल बुक्स बनाते हैं। मतलब है कि टैक्स वालों को कोई और बुक्स दिखाई जाती हैं, अकाउंट्स, ठीक है, बुक्स अकाउंट से मुराद, तो मतलब वहाँ पे रेवेन्यू कम होगा, प्रॉफिट कम होगा ताकि टैक्स वगैरह कम लगे। जबकि असल में जो होती हैं मैनेजमेंट अकाउंट से असल अकाउंट्स बिल्कुल एक्चुअल वो कुछ और होते हैं। बात काफ़ी हद तक सही है, ठीक है। अब वो बंदा क्या करता रहा हमारे साथ, जिस टीम में भी मतलब जहाँ पे भी हमने आर्टिकल्स के दौरान ऑडिट करने जाना, उसने जाते सीधा ही कहना सर जी डबल बुक्स रखी है तुसी, ठीक है। अब देखें एक जगह पे अच्छा भला फड्डा हो गया, उनका CFO लड़ पड़ा आगे से कि भाई आपको कोई तमीज़ ही नहीं है कि आप आगे सीधे मेरे पे इल्ज़ाम, क्या सबूत है आपके पास कि हमारे पास डबल बुक्स हैं।
यही वो भी कह रहा है स्टैंडर्ड आइजा 240 कहता है। अच्छा, वहाँ पे उस बंदे ने आगे से रिप्लाई किया सर हमने स्केप्टिकल होना है, वो अगला भी सीए था। वो कहता है भाईजान स्केप्टिकल होने का मकसद ये नहीं होता है, उसका मतलब कि आप हर चीज़ के ऊपर शक करो। अगर यहाँ कहीं पे आपको कोई फैक्टर ऐसा नज़र आता है, आपको कोई सर्कमस्टांसिस, कुछ इंस्टेंस ऐसे नज़र आते हैं जहाँ पे आपको लगे कि यार इधर कुछ कोई फिशी है कुछ चीज़, तो फिर वहाँ पर तो आप हो जाएं स्केप्टिकल। लेकिन आप बजाय कुछ भी डिस्कस किए हर बात के ऊपर अगर कह दें कि जी ये डबल बुक्स है या फ्रॉड हो रहा है, तो वो तो फिर कोई बात नहीं। इसलिए उसने कहा कि भाई आपने अनलेस मतलब प्रीमा फेशी, जब तक आपको कोई उसके ऊपर कोई ख़ास सबूत नहीं मिलता है, बात के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो प्रीमा फेशी मतलब क्या होता है, बज़ाहिरन आपने उसको क्या समझना है कि डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड वगैरह सही हैं, ओरिजिनल जेन्युइन है। ओके जी। एंड वाइल and where responses to inquiries of management are inconsistent, the auditor shall investigate the inconsistencies। हाँ, उसने कहा भाई स्केप्टिकल तो हो जाएं, लेकिन हर चीज़ के ऊपर डॉक्यूमेंट के आते ही ना कह दें 2 नंबर है, ठीक है, अनलेस आपके पास कोई रीजंस टू बिलीव हो कि यार इसके अंदर कुछ है। सेकेंडली वो कह रहा है कि भाई मैनेजमेंट के इंक्वायरीज के अंदर अगर इनकन्सिस्टेंसी आ जाए, इनकन्सिस्टेंसी से मुराद क्या है, आपने भाई डायरेक्टर से पूछा किसी चीज़ का, वो कुछ और जवाब दे रहा है। आपने फॉर एग्जाम्पल कहा कि आपकी सेल्स डिक्रीज़ हुई हैं इस बार, क्या रीज़न है? उसने कहा कि भाई हमारा मेजर कस्टमर था वो हमें छोड़ के चला गया, फलां फलां उसने बता भी दिए, लेजर्स के अंदर देख लें, पिछले साल नज़र आ रहे होंगे, इस साल नहीं है, वो कस्टमर हमें छोड़ के चला गया तो इसलिए हमारी सेल्स डिक्लाइन हुई है। ठीक है जी, आप गए सेल्स डिपार्टमेंट के हेड के पास, आपने कहा कि भाईजान कि आपने उसको तो नहीं ना बताना कि डायरेक्टर ने ये कहा है, आपने उससे पूछा कि सर सेल्स डिक्लाइन होने की क्या वजह है, आप तो मेन पर्सन है, मेन रिसोर्स हैं, आप बताएं। उसने कहा कि भाई ये ना क्वालिटी ऑफ गुड्स ही अच्छी नहीं है, ठीक है, इन्वेंट्री के अंदर आप देखेंगे सेल रिटर्न बहुत ज़्यादा हो रही होगी, ये बस प्रोडक्शन वाले सही चीज़ें नहीं बना रहे और इस तरह भेज देते हैं, कस्टमर खुश ही नहीं है, कस्टमर ख़रीदना नहीं चाह रहा। अब देखें ये इनकन्सिस्टेंसी आ गई। उस भाई ने क्या बताया कि कोई मेजर कस्टमर गया, उसने रीज़न नहीं बताया कि क्यों गया है। ये भाईजान कह रहे हैं कि सर क्योंकि सेल रिटर्न बहुत ज़्यादा हो रही है तो लोगों ने चीज़ें ख़रीदना छोड़ दी हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि वो जो डायरेक्टर था वो ये बात छुपा रहा था कि आपकी क्वालिटी जो डिमिनिश हुई है, कम हुई है, क्वालिटी कम हुई है, इसका मतलब है कि आपकी इन्वेंट्री को ख़रीदना नहीं चाह रहा। जब इन्वेंट्री को ख़रीदना नहीं चाह रहा तो हो सकता है कि उसकी NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू कॉस्ट से कम होगी हो, तो भाई पॉसिबिलिटी है कि इधर फ्रॉड हो रहा है, पॉसिबिलिटी है कि मैनेजमेंट डिफरेंट तरह के जवाब दे रही है, इनकन्सिस्टेंसी है। ठीक है, आपकी इंक्वायरी के रिस्पॉन्स में बात आई समझ, तो आप वहाँ पे शक कर सकते हैं फ्रॉड। फिर आप उसको डिटेल में फिर मज़ीद ज़ाहिर है अंदर जाएंगे, दोनों के जो बातें हैं उनको आप वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर एविडेंस लेने की कोशिश करते हैं। ज़ाहिर है एक की बारी सही होगी ना, दोनों की तो नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा फिर वो कह रही 2 टाइप्स ऑफ फ्रॉड आर आइडेंटिफाइड बाय आइजा 240। आइजा 240 जो है भाई वो जितने भी फ्रॉड्स होते हैं उनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। जितने भी तरह के फ्रॉड होते हैं कंपनी के अंदर, आइजा 240 कहता है कि भाई, क्योंकि ज़ाहिर है ये लोगों ने बनाया है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग होते हैं, 20-20 25-25 साल का एक्सपीरियंस होता है, डिफरेंट कंपनीज़ के ऑडिट किए होते हैं, पढ़ा होता है उन्होंने काफ़ी रिसर्च के बाद इस बात पर मुत्तफिक हुए कि भाई 2 तरह की कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, फ्रॉड्स की 2 तरह की कैटेगरीज कौन सी? एक होती है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब कि जो अकाउंटिंग आप करते हो या जो आप डिस्क्लोजर्स वगैरह देते हो, एक तो आप उसके अंदर फ्रॉड करते हैं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और दूसरी क्या है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। देखो कंपनी के एसेट हैं, किसके लिए यूज़ होने चाहिए थे? कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के लिए। शेयर होल्डर्स ने इसी दिया ना कि भाई जान ये पैसा आपको दिया है, कंपनी अब चल रही है, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तो कंपनी के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, दे ऑल मस्ट बी इन द नेम ऑफ कंपनी एंड फॉर द कंपनी। ठीक है, वो कंपनी के लिए होने चाहिए हैं। लेकिन वो कह रहा है कि आम तौर पे आइजा 240 ने कहा है आप अपने तौर पे कुछ और निकालना चाहें तो वो निकालें, एग्जाम के अंदर नहीं निकालना। ठीक है, एग्जाम में उसने कहा कि भाईजान आइजा 240 के मुताबिक जितने भी फ्रॉड्स होते हैं उनको 2 हिस्सों में हम डिवाइड कर लेते हैं। या तो कंपनी ने फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की होगी, रेवेन्यू गलत लिखा होगा, एक्सपेंसेस गलत लिखे होंगे, एसेट्स बढ़ा के लिख दिए, लाइबिलिटीज कम करके लिख दी, इस तरह कुछ ना कुछ किया है, या बड़े ही रेलेवेंट डिस्क्लोजर्स, इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर छुपा लिए हैं, सही तरह नहीं दिए, या डिस्क्लोजर के अंदर गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है,
जानबूझ के, इंटेंशनली, दिस इज फ्रॉड। दूसरा क्या है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स को मिस अप्रोप्रिएट किया है, सही तरह अप्लाई नहीं किया, उनको चोरी करके ले गए हैं, कैश चोरी कर लिया है, पता लगा कि कैमरे चोरी कर लिए हैं, आपने कोई गाड़ी ली कंपनी के नाम पे, यूज़ डायरेक्टर साहब कर रहे हैं, घर में भी यूज़ हो रही है और लिखा लेकिन यही हुआ सिर्फ कंपनी यूज़ करती है, इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, आगे डिटेल में पढ़ते हैं इनको। बात आई है कोई समझ? नहीं आ रही समझ? आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, कोई मसला नहीं। तो भाई वो कह रहा है कि फ्रॉड आइजा 240 के मुताबिक दो उस मेन कैटेगरीज हैं। वन इज़ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर फ्रॉड है या मिस अप्रोप्रिएशन एसेट्स के अंदर है। अब वो पहले बताने लगा जी आपको फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। पहले नंबर पे वो कहता है जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो तो उसके अंदर किस तरह फ्रॉड कर सकते हो, मैनिपुलेटिंग, forging or altering accounting records or supporting documentation which form the basis of financial statement। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिस रिकॉर्ड से बनी है उस रिकॉर्ड को फोर्ज कर देना, फोर्ज से मुराद क्या होता है, जाली बना लेना, मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेट से मुराद क्या, इस तरह से शो करना कि वो चीज़ एक्चुअल वो नहीं थी, मैनिपुलेट करना ना इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, वो हो सकता है। या ऑल्टर कर देना, बिल्कुल ही मतलब कि उधर लिखा होता है 10 लाख की सेल है, 0 हटा दिया, इस तरह की हरकत कर दी है, ठीक है। तो वो कहता है कि आपने या तो लेजर्स वगैरह को या जर्नल एंट्रीज को मैनिपुलेट, फोर्ज वगैरह किया, मतलब उनको गलत कर दिया है, या उनके पीछे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे, मतलब इनवॉइसेस थी, लोन एग्रीमेंट्स थे, कन्फर्मेशंस थी, मतलब जो भी इस तरह की चीज़ जिनकी बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ने बनना था, आपने उसको फोर्ज किया है, ऑल्टर किया है या मैनिपुलेट किया है, तो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर फ्रॉड आपने उसके अंदर डाल दिया है, इनपुट कर दिया, ओके नहीं। दूसरा पॉइंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को फ्रॉडलेंट करने का दूसरा क्या, किस तरह होती है जी, मिस रिप्रेजेंटिंग और इंटेंशनली ओमिटिंग इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। या तो आपने किसी ट्रांजैक्शन या इवेंट को मिस रिप्रेजेंट किया है, मिसाल के तौर पे जैसे अभी आपको बताया कि व्हीकल जो है वो डायरेक्टर साहब पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं, कभी कंपनी इस्तेमाल में आई ही नहीं है, लेकिन आपने उनको कंपनी के व्हीकल्स के अंदर लिखा हुआ है, मिस रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं, ठीक है। या क्या हो सकता है कि डायरेक्टर की चीज़ थी, कंपनी इस्तेमाल कर रही है और कंपनी उसको अपना कह के लोगों को बता रही है कि भाईजान देखें, ठीक है, ये मिस रिप्रेजेंट है। या आप किसी ट्रांजैक्शन को ओमिट कर देते हैं इंटेंशनली, फ्रॉड के अंदर ये बात ज़हन में रखनी है, गलती से नहीं हो रहा, जानबूझ के ये हरकतें कर रहे हैं, ठीक है। जानबूझ के कोई रेवेन्यू मिस कर देना, चलो यार इस साल काफ़ी रेवेन्यू होगा, अगले साल में डाल देंगे, कट ऑफ की जर्शन भी ख़राब होती है इससे, रेवेन्यू में कट ऑफ की जर्शन है, वो क्या कहती है कि रेलेवेंट पीरियड का इनकम एक्सपेंस रेलेवेंट पीरियड में आना चाहिए, तो कट ऑफ की जर्शन भी ख़राब हुई है। लेकिन यही अगर आपने इंटेंशनली किया हो तो ये वो कट ऑफ की जर्शन फिर आपने फ्रॉड की वजह से ख़राब की है, ठीक है। फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, एसेट्स को ना डालना, लाइबिलिटीज़ को ना शो करना। आपने बैंक से लोन लेना था, आपने क्या किया जी, जो लाइबिलिटीज़ को ऊपर नीचे कर दिया, रेशोज़ ख़राब हो रही थी, आपने कहा चलो यार कोई नहीं, करंट लाइबिलिटी को नॉन करंट कर देते हैं, नॉन करंट को करंट कर देते हैं, जो भी मतलब सिचुएशन है, मिस क्लासीफाई कर दिया चीज़ों को। आपको जीपी मार्जिन अच्छा चाहिए था, बेहतर चाहिए था, आपने क्या किया, कॉस्ट ऑफ सेल में से चीज़ें निकाल के नीचे फेंक दी कि चलो यार जीपी तो मेरा बेहतर हो जाए, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देन इंटेंशनली मिस अप्लाइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जानबूझ के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को गलत तरीके से अप्लाई करना, ठीक है, जानबूझ के, सही है। मिसाल के तौर पे आप ये कह लें कि आपने कॉस्ट टू फेयर वैल्यू तो कर लिया, जब वैल्यू उसकी बढ़ी है, अब जब उसकी वैल्यू कम हो रही है तो आप अब दोबारा कॉस्ट के ऊपर जाए जा रहे हैं, अब आप फेयर वैल्यू के ऊपर नहीं आ रहे। मिसाल के तौर पे पिछले साल एक बिल्डिंग थी 10 करोड़ रुपए की थी, फेयर वैल्यू इंक्रीज हुई है 15 करोड़ रुपए की हो गई है, ठीक है। और आपने कहा कि जी अब आपको पता है ना IAS 8 और IAS 1 क्या कहता है कि आपने कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है पॉलिसी को, और जब आपने उसको चेंज करना है उसके पीछे कोई रीज़न होनी चाहिए क्यों चेंज कर रहे हैं। अच्छा, अब आपने 2-3 साल कंसिस्टेंटली उसको चेंज करते रहे, आपने कहा फेयर वैल्यू बढ़ रही, जब फेयर वैल्यू लेट्स से किसी वजह से कम हुई है तो भाई फिर उसको भी अभी भी तो फेयर वैल्यू पे रखो। अब आपने कहा यार वो कॉस्ट से भी क्योंकि कम चली गई है तो चलो मैं कम से कम कॉस्ट के ऊपर लिख दूँ, बात आ रही है समझ। इसी तरह लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV का कॉन्सेप्ट है स्टॉक का, मतलब कि अकाउंटिंग उस पर होनी चाहिए, लेकिन आप जानबूझ के कॉस्ट के ऊपर रख के बैठे हुए हैं, हालांकि NRV उसकी कम हो गई है। मिस अप्लाई इंटेंशनली करना, गलती से हो तो एरर है,
जानबूझ के करो। अब देखें जानबूझ के हुआ है या नहीं हुआ, इसके ऊपर फिर एफर्ट लगेगी ना इसको साबित करने में कि फ्रॉड की वजह से हुई है चीज़, तो आपको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ता है, इंक्वायरी ज़्यादा करनी पड़ती है, डिफरेंट एविडेंस को देखना पड़ता है। यार उनके अंदर इनकन्सिस्टेंसी आ रही है, मैनेजमेंट इसी बंदे ने को हफ्ता पहले कुछ कहा था अब कुछ कह रहा है, ठीक है, तो आपको पता लग जाता है कि फ्रॉड हुआ है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये 3 मेन रीजंस हैं जिनकी वजह ये रीजंस नहीं है, मतलब ये 3 तरीकाकार हैं जिससे फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती। 3 तरीके हैं, क्या है जी, या तो जिस रिकॉर्ड से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हैं उस रिकॉर्ड को ख़राब कर दो, ठीक है, फॉर्म 47 जिससे बनना था वो फॉर्म 45 को ख़राब कर दो, ठीक है, ये एक है। फिर क्या है जी, आपका जानबूझ के मिस रिप्रेजेंट करना किसी क्लास ऑफ इवेंट को या किसी ट्रांजैक्शन को, अकाउंट बैलेंस को, या ओमिट कर देना जानबूझ के किसी डिस्क्लोजर को या इवेंट वगैरह को लिखना ही ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर शामिल ही ना करना, ठीक है। या क्या है जी, इंटेंशनली मिस अप्लाइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है जी। अब उन्होंने कहा जी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफन इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स। बड़ी बात कर दी है जी। वो कहता है कि जी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो क्या है, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स है। ये हमने 1-2 लेक्चर्स पहले भी बात की थी अगर आप लोगों को याद हो, और मैंने कहा था आइज़ा 240 में इसके ऊपर बात करेंगे। आइज़ा 240 ये कहता है कि भाईजान मैं मान ही नहीं सकता कि किसी भी कंपनी के अंदर जितनी मर्जी ज़बरदस्त कमाल कंपनी है, मैं मान ही नहीं सकता कि उसके अंदर मैनेजमेंट कंट्रोल्स को ओवरराइड ना करती हो। हाँ ये ज़रूर है कि किसी जगह पे फॉर एग्जाम्पल अगर परसेंटेज अप्लाई करनी हो तो मैं कहूँगा किसी जगह पे 70% ओवरराइड करती, किसी जगह पे 30, किसी जगह पे 1% करती है। वो कहता है करती ज़रूर है, कम ज़्यादा हो सकता है। तो इस रिस्क को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, बिल्कुल इसको रिड्यूस कर सकते हैं समझ के, एक्सेप्टेबल लेवल पर इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि हमेशा मैनेजमेंट करेगी ओवरराइड। तो अब उन्होंने बता भी दिया है कि जी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो होती है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देखें ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की है या दोषा विद गवर्नेंस की है। उनकी मर्जी के खिलाफ किसी की जरूरत है कि कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड ख़राब कर दे, कोई एंट्रियां ख़राब कर दे जानबूझ के। देखो एरर तो हो सकता है, जानबूझ के किसी की ज़रूरत नहीं, एम्प्लॉयज़ की इतनी कहाँ से ज़रूरत होगी कि कोई रेवेन्यू ना लिखें या कोई लाइबिलिटी कोई एसेट ना लिखें, अकाउंटिंग पॉलिसी को गलत करें। ये जब भी होगा, ये जब भी होगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस, तकरीबन 99% ऑफ टाइम ये भाईजान आपकी मैनेजमेंट की वजह से होगा। तो मैनेजमेंट कंट्रोल्स को ओवरराइड करती है, बाकी लोगों के लिए कंट्रोल्स हो रहे हैं। मैनेजमेंट जब खुद उसने कुछ फोर्जरी करवानी हो, कोई 2 नंबरी करवानी हो तो उसके लिए कंट्रोल्स और हो जाते हैं, ठीक है जी। ये मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल हम पहले ये पढ़ लेते हैं वैसे, ठीक है, आगे आ जाएं। दूसरा हिस्सा मिस अप्रोप्रिएशन वाला बार में पढ़ते हैं, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल पे आ ही गए हैं तो पढ़ लेते हैं। दोबारा से ज़रा थोड़ा समराइज़ कर दूँ, घबराना नहीं है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। वो ये कह रहा है कि भाईजान फ्रॉड जो करते हैं वो आम तौर पे 2 कैटेगरीज में होते हैं। एक कैटेगरी क्या है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और एक क्या है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। मिस एप्रोप्रिएशन एसेट को बाद में पढ़ लेते हैं, हम अभी पढ़े हैं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। वो कहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर फ्रॉड डाला जाता है, वो आम तौर पे 3 तरीका वारदात हैं उसके। कौन कौन से हैं, या तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पीछे का रिकॉर्ड जाली कर दो, ख़राब कर दो, या आप क्या करो जानबूझकर किसी इवेंट को या ट्रांजैक्शन को मिस रिप्रेजेंट करो या ओमिट कर दो, डालो ही ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, या फिर आप क्या करते हो अकाउंटिंग प्रिंसिपल या अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को गलत अप्लाई करते हो जानबूझ के, ठीक है। अच्छा अब वो जाहिर है पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो होगा ना, कोई मकसद तो होता ही है ना कोई 2 नंबरी करने का। वो कहते जी कि आम तौर पे मोस्ट केसेस के अंदर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल की वजह से, कि मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल्स को कोई नहीं मानती। वो कहती भाईजान ये गरीबों के लिए, अपन कुछ और है, ठीक है, मेरा जब दिल करेगा मैं जो चाहूँ मर्जी करूँ। ये मैनेजमेंट ये हरकतें कर रही है। अब मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल को डिटेल में पढ़ लेते हैं, आ जाए ज़रा नेक्स्ट पेज पे। वो कहते हैं मैनेजमेंट इज इन अ यूनिक पोजीशन टू परपेट्रेट फ्रॉड बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट्स एबिलिटी टू मैनिपुलेट अकाउंटिंग records and prepare fraudulent financial statements by overriding controls that otherwise appear to be operating effectively। कहते हैं कंट्रोल्स कमाल बने होंगे लेकिन मैनेजमेंट के लिए नहीं है कमाल। मैनेजमेंट का जो दिल करता है, आपने एक कंट्रोल बनाया हुआ जी बैक डेट के ऊपर जाके एंट्री नहीं कर सकते, एंट्री सिर्फ रियल टाइम बेसिस पे होगी, 2 दिन पहले भी एंट्री नहीं हो सकती। मैनेजमेंट का दिल करता है, उन्होंने अपने लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर के अंदर तरीका निकाला होगा कि भाईजान जब ऑथराइज करेगा डायरेक्टर तो वो चाहे 2 महीने पुरानी भी कर दे,
एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखें छोटी सी चीज़ के ऊपर आपने ये कर दिया, बाकियों को आपने कहा हुआ है कि जी 30,000 35,000 से ऊपर आपने कोई भी एक्सपेंस कैश में नहीं करना। मैनेजमेंट आई 25-25 लाख रुपया कैश के अंदर पेमेंट्स करी जा रही है। अब कौन डायरेक्टर को मना करे, बॉस है वो तो भाई उनके पास बहुत बड़ा इख्तियार होता है फ्रॉड करने का। ठीक है जी। ऑल्दो द लेवल ऑफ रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल विल वेरी फ्रॉम एंटिटी टू एंटिटी। वो कहता है ऑब्वियसली किसी एंटिटी में ज़्यादा होगा ये वाला रिस्क, किसी में कम होगा। आमतौर पर जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है ना उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, जिनका कोई कंट्रोल्स हो ही ना, जिनके कंट्रोल बहुत ही तगड़े हैं, अच्छे कंट्रोल्स हैं। तो ये कंट्रोल्स भी असल में तब काम करते हैं जब ऊपर से टोन हो, मैनेजमेंट की कल्चर हो ना कंट्रोल्स को अपनाने का। सिर्फ किताबों के अंदर लिखने से नहीं होता। एथिक्स आप जितना मर्जी पढ़ी जाए, अगर आप दिल से एथिकल नहीं है, सही है, आप उसको गलत नहीं मानते चीज़ को, तो जितना मर्जी आपको पढ़ा लें आप उसको गलत नहीं मानेंगे। बात आई समझ। कानून भी वहाँ पर अमल करता है ना जहाँ पे लोग खुद भी एथिकल भी हों, वरना सिर्फ कानून बनाने से तो कुछ नहीं होना। तो कंट्रोल्स आपने बना दिए हैं, लेकिन अगर मैनेजमेंट ही उसको कोई नहीं बोलने से तो कहती यार एवं ही है, बस ये तो फॉर्मेलिटी है, तो वहाँ पर तो फिर दो नंबरियाँ ही चलेंगी। तो उन्होंने कहा है कि जी ऑल दो लेवल ऑफ रिस्क, इसका जो रिस्क है ना मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल का, फ्रॉड रिस्क है, बहुत बड़ा फ्रॉड रिस्क है, क्योंकि इसकी वजह से फ्रॉड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है। कहते हैं वेरी करता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम, लेकिन द रिस्क इज़ नेवरदलेस प्रेजेंट इन ऑल एंटिटी। लेकिन होता ज़रूर है। ड्यू टू द अनप्रिडिक्टेबल वे इन विच सच ओवरराइड could occur, it is a risk of material misstatement due to fraud and thus a significant risk। कहता क्योंकि there can be unpredictable ways कि आप किस किस तरह से मैनेजमेंट ओवरराइड कर सकती है कंट्रोल्स को। मतलब कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि ये मैनेजमेंट ने क्या क्या कंट्रोल्स को ओवरराइड किया होगा, नहीं आप इमेजिन कर सकते। ठीक है, क्योंकि आपने कौन सा एक एक ट्रांजेक्शन को देखना है, उसके पीछे आप सिर्फ फ्रॉड चेक करने थोड़ी उधर गए हैं, सही है। तो वो कहता है कि आप इसको 100% प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि नहीं कर सकते तो इसमें हमेशा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मौजूद होगा, क्योंकि मैनेजमेंट फिर छोटी मोटी चीज़ के लिए नहीं रिस्क लेगी, सही है। वो कहते हैं चोरी भी करनी है तो करोड़ों दी करो ना, पता लगे 10,000 के केस में जेल में बैठा है, तो भाई अगर तो मैनेजमेंट ओवरराइड कर रही है तो बड़ी गेम में डाल रही होगी वो। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल के अंदर है। बात आ रही है समझ। स्क्रिप्ट पे मैं बहुत जोर लगा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली भी आपको मैं बताऊँ, जब हम लोग QCR डिपार्टमेंट में थे और डिफरेंट फर्म्स का ऑडिट करने जाते थे कि उन्होंने ऑडिट सही किया है नहीं, तो उसके अंदर ये चीज़ हम लाजमी देखते थे कि क्या ISA 240 के मुताबिक उन्होंने मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल को अंडरस्टैंड किया है। अगर किया है तो कितना का रिस्क है, क्या उसको रिस्क समझा भी है नहीं। अगर किसी भी एंटिटी ने, किसी फर्म ने कहा होता नहीं हमारे तो कंट्रोल्स इस क्लाइंट के बड़े तगड़े थे, हमने तो नहीं माना, भाई हम उसके सामने ISA 240 रखते थे कि क्या आपको ये अलाउ करता कि आप ना माने। रिबटल की ऑप्शन ही नहीं है। रिबटल का मतलब क्या होता है कि मैं कोई रीज़न दे दूँ कि नहीं यहाँ पे नहीं है। वो कहता है भाईजान आपको ऑप्शन ही कोई नहीं है। ये ज़रूर कह सकते हो ज़्यादा रिस्क है, कम रिस्क है, मीडियम रिस्क है, लेकिन ये नहीं कह सकते रिस्क मौजूद नहीं है। रिस्क इज़ ऑलवेज देयर। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल इज़ ऑलवेज देयर। ठीक है जी। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में इसका पैरा 32 ISA 240 का है, 32 है, 33 है। ठीक है, 2-3 पैराग्राफ्स हैं। ये मतलब इतने इंपॉर्टेंट थे कि हमें पैराग्राफ्स तक ये याद थे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब वो नीचे कह रहा है जी fraudulent financial reporting often involves management override of control that otherwise may appear। ये वही वाली बात, fraud can be committed by management override of control using such techniques as। देखिए आपको वो रफ्ता रफ्ता नीचे लेकर आ रहा है ज़रा। अगर हम कोई भी क्वेश्चन है तो भाई पूछ लें, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फ्रॉड में से पेपर में अक्सर आता है क्वेश्चन, ठीक है, तो ये आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। कई बार एक बड़ा सिनेरियो बना होता है ना, उसमें आपको क्वेश्चन है कि ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करें। तो ऑडिट रिस्क जब हमने करने हैं, ऑडिट रिस्क के अंदर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी उसका हिस्सा है, और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के अंदर आपको पता है कि एरर्स भी आते हैं, फ्रॉड भी आते हैं। फ्रॉड का एक बहुत बड़ा फैक्टर ओवरराइड ऑफ कंट्रोल है। अंडरस्टैंडिंग बड़ी लाजमी है। अच्छा, हमने भाई ये कहा कि फ्रॉड जो है आमतौर पे दो कैटेगरीज में रखा जाता है। इसके फैक्टर्स क्या हैं, इसके मुहर्रिकात क्या हैं, लोग करते क्यों हैं, इसको भी आगे डिटेल में देखेंगे। इनकी एग्जांपल्स भी देखेंगे कि ऑडिटर किन किन चीज़ों के ऊपर भी ज़्यादा शक करता है। लेकिन फिलहाल हम कर रहे हैं कि दो हिस्सों में अगर डिवाइड किया जाए, एक को आप कहते हैं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है, कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आप गलत करते हो, वो बता दिया कि 3 तरीके से आप गलत करते हो, ठीक है। और एक क्या रही, मिस अप्रोप्रिएशन
ऑफ एसेट्स, एसेट्स का गलत इस्तेमाल कंपनी के लिए नहीं हो रहा, अपने कामों के लिए कर रहे हैं। फिर हम जब आए तो हमें पता लगा कि फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर जो बहुत बड़ा रीज़न है वो क्या है, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, एमओसी मैंने लिख दिया है, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल का बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है। विदाउट इन्वॉल्विंग मैनेजमेंट यू कैन नॉट डू फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। किसी की जरूरत नहीं है किसी एम्प्लॉय की अपनी मर्जी से गलत एंट्रियाँ करे, गलत पॉलिसियाँ करे। फ्रॉड एरर कर सकता है एम्प्लॉय, फ्रॉड करना होगा तो बंदे मिलाएगा साथ, उनकी मर्जी के बगैर नहीं कर सकता, ठीक है। मिलाएगा क्या, मैनेजमेंट मिलाती है उसको, ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, अब वो यहाँ पे आपको बता रहे जी कि तरीक़ाकार क्या होते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल की टेक्निक्स आ गई हैं नीचे, टेक्निक्स किन किन तरीक़ों से मैनेजमेंट कंट्रोल्स को ओवरराइड करती है, वो टेक्निक्स देखें ज़रा, समझ आ रहेंगी आपको। पहले नंबर पे उसने कहा रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस जर्नल एंट्री, फिक्टिशियस से मुराद है फेक, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, फेक एंट्रीज करना। जैसे उसने कहा कि पर्टिकुलरली क्लोज टू द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, आमतौर पे अकाउंटिंग पीरियड एंड होने के बाद मतलब 30 जून के पास जाके, टू मैनिपुलेट ऑपरेटिंग रिजल्ट्स और अचीव अदर ऑब्जेक्टिव्स। ऑपरेटिंग रिजल्ट से मुराद होता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के, वो रिजल्ट्स को चेंज करने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए या कोई भी और मकसद हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर डायरेक्टर्स को कमीशन मिलने हैं प्रॉफिट की बेस पे, वो कहते हैं एंड पे जाके फुल सेल दिखा दो, फेक एंट्रियां करेंगे, सेल्स दिखाएंगे, जैसे 30 जून एंड होगा सेल रिटर्न कर देंगे। ऑडिट तो 30 जून तक का होना ना, अगला तो अगले साल में आएगा, उसकी बेस पे कमीशन खाएंगे ये लोग, ठीक है। इसी तरह अगर आप बैंक ने कहा हो अगर 30 जून तक के आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करनी है, उसके अंदर फेक एंट्रीज कर करके, फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज करके, अब ये वही बात है कि क्योंकि एंट्री करनी है फेक, जानबूझ के एम्प्लॉय नहीं कर सकता, मैनेजमेंट का शामिल होना लाजमी। देन इनअप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग अजम्पशंस एंड चेंजिंग जजमेंट्स यूज टू एस्टिमेट अकाउंट बैलेंसेज। हाँ, एस्टिमेट्स यहाँ पे यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल लिख लें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। आपने कहा यार इस बार रिसीवेबल, क्योंकि आपको पता है ना बैलेंस शीट के अंदर रिसीवेबल नेट होके आते हैं, रिसीवेबल्स माइनस प्रोविजन। अच्छा, इसको अलग अलग भी लिख लिया जाता है, रिसीवेबल्स कई लोग ऊपर एसेट्स में लिख देते हैं, नीचे प्रोविजंस के अंदर लिख देते हैं। आपकी जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है ये भी एक तरीका, और एक तरीका कार होता है नेटिंग ऑफ का। IAS 1 अलाउ करता है कि आप नेट ऑफ भी कर सकते हैं जो एक ही तरह के हेड्स हों। अच्छा मकसद तो वो खैर इन दी एंड एक ही है ना, कि जब फ़र्क ही नेट आना पीछे। अब कई बार क्या होता है कि अगर रिसीवेबल्स ज़्यादा दिखाने हैं तो चलो यार कोई नहीं, प्रोविजन थोड़ी कम कर दो। फ्रॉडलेंटली पीछे नीयत ये है कि 2 नंबर ही है, रिसीवेबल कम दिखाना है, कोई नहीं, जानबूझ के आप अपनी जजमेंट चेंज कर दो। जजमेंट अभी यहाँ पे बात हो रही है क्लाइंट की, मैनेजमेंट की, क्योंकि इन दी एंड जजमेंट की बेस पे है ना सारा कुछ, कि भाई मेरे एस्टिमेट के मुताबिक इतना होगा इस बार, ये जानबूझ के करना, ये क्या है, ये भी एक तरीका है। फिर ओमिटिंग, एडवांसिंग और डिलेइंग रिकग्निशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन दैट हैव अकर्ड ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। अकरेंस के ऊपर बात आ गई है, सेकंड या कट ऑफ की स्पेशली अगर बात की जाए। उसने कहा कि जो ड्यूरिंग द पीरियड जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं या जो इवेंट्स हुए हैं या जो अकाउंट बैलेंसेस वगैरह हैं, उनको ड्यूरिंग द ईयर नहीं किया जा रहा, उसके बाद आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, या जो बाद वाले हैं उनको अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। पीछे मकसद आपका वही है, 2 नंबर ही है, तो ये भी आपका क्या है, फ्रॉड मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल का एक तरीकाकार है। देन कंसीलिंग और नॉट डिस्क्लोजिंग फैक्ट्स दैट कुड अफेक्ट द अमाउंट्स रिकॉर्डेड इन द FS। हाँ, आप कुछ ऐसी बातें छुपा रहे हैं या डिस्क्लोज ही नहीं कर रहे जिनका असर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, कुछ डिस्क्लोजर्स हैं या कुछ रेट्स हैं, कुछ एस्टिमेट्स हैं इस तरह के, ठीक है। जैसे प्रोविजन रिकॉर्ड ही नहीं की, सिरे से नहीं, आपने कहा रिकॉर्ड ही नहीं करनी, हालांकि आपको पता है प्रोविजन रिकॉर्ड होगी तो भाई उधर रिसीवेबल वगैरह के ऊपर असर पड़ेगा उसका, बात आ रही है समझ। आपने कहा रिकॉर्ड ही नहीं करते, जान छुड़ाओ, इससे गलत है। अगर इस एरर हुआ है तो अलग बात है, अदरवाइज अगर फ्रॉड किया गया है तो मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल का ये भी एक एग्जांपल है। देन इंगेजिंग इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन दैट आर स्ट्रक्चर्ड टू मिसरिप्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पता ही है ना, हर बार वैसे मैं बताता हूँ जब भी वर्ड आता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से मुराद क्या है, प्रॉफिट या लॉस होना, मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को कहा जाता है ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताती है, जबकि फाइनेंशियल पोजीशन से मुराद क्या है कि पैसा कितना है आपके पास अपना और लोगों का, ठीक है, या एसेट्स कितने हैं, नेट एसेट वगैरह, एसेट लायबिलिटी इक्विटी। अच्छा, वो कहते हैं ऐसी ट्रांजैक्शंस के कॉम्प्लेक्स किस्म के ट्रांजैक्शन में एंटर हो जाते हैं जानबूझ के, ताकि लोगों को समझ ही ना आए हो क्या रहा है,
ठीक है। मिसाल के तौर पे एक आपने सुना होगा SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स। स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होती है कि आप एक स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का, उसका ओनर असल में कोई और है, ठीक है, बस वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्पेसिफिक किसी काम के लिए आप उसको शो कर देते हैं। अब वो इसकी ना आम लोगों को समझ ही नहीं आती कि यार ये ओनर इसका जो है वो मतलब ये खुद कंपनी इसकी ओनर है या इसके बैक एंड पे कोई और बंदा है, अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर ही नहीं पता चल रहा होता। या आप क्या करते हो, किसी ऐसी मतलब कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ, किसी ऐसी फॉरेन कंट्री के अंदर जाके कोई कंपनी खोलते हैं कि वो लोगों को बाकी शेयर होल्डर्स को समझ ना आए कि भाईजान उधर किसने जाना है, किसने चेक करना है, उधर कंपनी एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती, ठीक है। तो इस तरह की कॉम्प्लेक्स किस्म की ट्रांजेक्शन कर लेना, सेल और लीज बैक, ये बड़ा आमतौर पे होता है, बिला वजह सेल, और IFRS 16 पड़ा हुआ है ना, सेल करना चीज़ और फिर वही चीज़ रेंट पे वापस लेना, लीज बैक कर लेना। अच्छा, उसको इस तरह कॉम्प्लेक्स वे में करना कि वो समझ ही ना आए कि भाई ये क्यों हो रहा है, क्या इसके पीछे मकसद है, सिर्फ यूजर्स को धोखा देने के लिए, ठीक है। तो ये भी एक हो सकता है। देन अलर्ट ऑल्टरिंग रिकॉर्ड्स एंड टर्म्स रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट एंड अनयूजुअल ट्रांजेक्शन, को बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शंस हैं या अनयूजुअल से मुराद क्या, जो आमतौर पे कंपनी नहीं करती, आमतौर पे उस तरह की ट्रांजेक्शन नहीं होती, वो एक आधी बार साल में आ गई है, अनयूजुअल है। मिसाल के तौर पे एक टेक्सटाइल की कंपनी है, उसका काम है कपड़ा बेचना और इस तरह। अब वो टेक्सटाइल की कंपनी ने अगर फॉर एग्जांपल आप ये कह लें कोई पावर प्लांट लगाया है, बहुत बड़ा पावर प्लांट लगाया है, अब ये अनयूजुअल है, उसका एक्चुअल में तो ये वाला काम नहीं है कि पावर प्लांट्स वगैरह लगाए, लेकिन वो लेट से पावर प्लांट लगा के आगे लोगों को बेच भी रही है बिजली, अभी अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है ना, और आप उसके रिकॉर्ड को चेंज करते जाएं, उसके पीछे दो नंबरियाँ जितनी मर्जी करते हैं, आपको पता है कि यार जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं या जो ऑडिटर भी है उसका असल इंटरेस्ट तो हमारे मेन काम के अंदर होगा ना, इसके अंदर कहाँ होगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट ओवर राइट ऑफ कंट्रोल, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा भी हो सकती हैं, जाहिर है ये कुछ टेक्निक्स बताई गई हैं जिनकी वजह, इसका मतलब है कि अगर आपको कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है तो आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए कि देयर मे एग्जिस्ट अ रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू मैनेजमेंट ओवर राइट ऑफ कंट्रोल, ठीक है जी। अब नीचे आ रहे हैं, देखें मैनेजमेंट ओवर राइट ऑफ कंट्रोल के ऊपर बड़ा तसल्ली से लिखा है, उसने जाने नहीं दिया। उसने कहा कि भाईजान अगर मैनेजमेंट ओवर राइट ऑफ कंट्रोल हो, या मतलब अगर तो आता ही नहीं है ना इसमें, मैंने यहाँ पे क्या कहा है कि अगर मैनेजमेंट ओवर राइट ऑफ कंट्रोल हो, क्या ये बात सही मैंने की है, स्टेटमेंट सही दी है अभी तक जो हमने पढ़ा आइजा 240 के मुताबिक। आइजा 240 कहता है कि भाई अगर तो एग्जिस्ट ही नहीं ना करता, वो कहता है कि भाईजान मैनेजमेंट ओवर राइट ऑफ कंट्रोल तो हर सूरत है। ये अलग बात है कि आपको समझ आई है कि नहीं आई, उसकी वो आपकी कहानी है, आपका मसला है, आपकी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस या प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इतनी फारिग है कि आपको मैनेजमेंट ओवर राइट ऑफ कंट्रोल नज़र ही नहीं आया। मैं जो कहता हूँ वो कह रहा हूँ कि वो हर सूरत मौजूद है, इसलिए अब उन्होंने यहाँ पे कहा कि हम आपके ऊपर नहीं रह सकते, बाकी हर चीज़ के ऊपर हमने प्रोफेशनल जजमेंट आपको दी है, आपका दिल करता है करें ना करें। यहाँ पे वो कहता है कि नहीं नहीं, हम आपकी नाजुक सी जो अकल है उसके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं डालेंगे। उसने कहा कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवर राइट ऑफ कंट्रोल, आपकी जो मर्जी असेसमेंट है, कम है ज़्यादा है ही नहीं, जो मर्जी आप कहते रहें। मैं कह सकता हूँ ना कि यार मैनेजमेंट ओवर राइट ऑफ कंट्रोल कम है, चलो मैं अपने हिसाब से प्रोसीजर बनाऊँ, किसने कहा ज़्यादा है, मैं अपने हिसाब, वो कहता है भाईजान कम है ज़्यादा, इट डजेंट मैटर, ये जो मैं प्रोसीजर बताने लगा हूँ ये आपने हर सूरत परफॉर्म करने हैं। और गल आइए समझ, गल पल्ले पे कि स्टैंडर्ड आपको कह रहा है कि भाईजान चाहे आपकी असेसमेंट है कि मैनेजमेंट ओवर राइट ऑफ कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, चाहे आपकी असेसमेंट है कि मीडियम लेवल का है, चाहे आपकी है जी लो रिस्क है, या आप कह रहे हैं कि यार आइजा 240 के मुताबिक मार रहा हूँ, मेरे जहन के मुताबिक तो है ही नहीं, कहता है जो मर्जी करो, लेकिन आपने ये प्रोसीजर लाजमी परफॉर्म करना है, ये मैं आपको हुक्म दे रहा हूँ। कौन से प्रोसीजर्स हैं भाई? पहले नंबर पे टेस्ट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ जर्नल एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द जनरल लेजर एंड अदर एडजस्टमेंट्स मेड इन द प्रेपरेशन ऑफ एफएस। कहता भाईजान आपके मुताबिक जो मर्जी असेसमेंट है, इट डजेंट मैटर, आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इस हवाले से। मैनेजमेंट ओवर राइट ऑफ कंट्रोल के हवाले से आपने ये जो हैं आपके 3 तरह के काम हैं, या आपने हर सूरत करने ही करने। पहले नंबर पे क्या उसने कहा कि जर्नल एंट्रीज जो की गई हैं, जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं, उनकी अप्रोप्रिएटनेस को चेक करें, ठीक है, टेस्ट करें उनकी अप्रोप्रिएटनेस को। अब क्वेश्चन आ गया कि भाई लाखों जर्नल एंट्रीज भी हो सकती हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, रिटेल की कंपनीज हैं, तो ऑब्वियसली उसका ये मतलब नहीं है कि आपने अब लाखों सारी की सारी करनी है। आपको पता है कि रीजनेबल बेसिस पे काम होता है,
सैम्पल बेसिस पे होगा काम। बिल्कुल सही बात है। जनरल एंट्रीज आप उठाएंगे, उनके अंदर आपने देखना क्या वो भी देख लेते हैं। तो आपने सैम्पल बेसिस पर ही करना है, लेकिन आपने टेस्ट लाजमी करना है। वो सैम्पल जब हम पढ़ेंगे ना हमारा स्टैंडर्ड सैम्पल का, तो उस वक्त भी आइज़ा 530 आई बिलीव, तो उस वक्त भी आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि वो सैम्पलिंग भी किस तरह करते हैं। वो ऐसे मुंह उठा के नहीं कि जो दिल किया कर लें, उसके पीछे भी रीजनिंग है हर चीज़ के, ठीक है। तो भाईजान उसने कहा कि सबसे पहले मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल है, छोड़ें आपकी क्या असेसमेंट है, बस पहला काम क्या करें, अप्रोप्रिएट टेस्ट ऑफ जनरल एंट्रीज को आप टेस्ट करें। किस तरह करें, किस तरह करें? उसने कहा कि भाई ऑडिटर शेल तरीका ही बता दिया। देखो मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल को बड़ा सीरियस ले रहा हो, कहता मैं आपके ऊपर छोड़ ही नहीं रहा, मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। द ऑडिटर शेल में भी नहीं है, शेल मेक इंक्वायरीज ऑफ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस अबाउट इनअप्रोप्रिएट और अनयूजुअल एक्टिविटी रिलेटिंग टू प्रोसेसिंग ऑफ जनरल एंट्रीज एंड अदर एडजस्टमेंट्स। भाई जो बंदा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर इन्वॉल्व है, मतलब अकाउंटेंट है या जो डाटा एंट्री करता है, सीएफओ है, जो शख्स मौजूद है जो एंट्रीज पास करने के अंदर या उनको अप्रूव या ऑथराइज करने के अंदर इन्वॉल्व है, उनसे इंक्वायरीज करो, उनसे पूछो कि भाईजान कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन तो नहीं आपने देखी, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन देखी हो जो आपके मुताबिक अप्रूव नहीं होनी चाहिए थी, वो हो गई है, या कोई संडे वाले दिन ट्रांजेक्शन हो गई हैं, ये फिलहाल आप इंक्वायरीज कर रहे हैं। इंक्वायरी देखें उन्हीं प्रोसीजर्स में से करने हैं हमने काम। तो पहले नंबर पर क्या आ गया, इंक्वायरीज आ गई कि आपने इंक्वायरी करनी है मैनेजमेंट की, ठीक है। अब देखें एक तरीका है कि यार क्या पेपर के अंदर रट्टे मार के जाएं, नहीं, हम जिस तरह पढ़ रहे हैं होपफुली एक प्रोसेस के साथ आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें। जब हम ये कर लेंगे ना कंप्लीट अभी, तो मैं आपको दोबारा समराइज करवा दूंगा, इसको आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हो, मिस नहीं करना कुछ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप भाई सिंपल आप लिखेंगे जी आप इंक्वायरीज करेंगे उन तमाम इंडिविजुअल्स वगैरह की जो मैनेजमेंट के तरफ से अकाउंटिंग एंट्रीज या एडजस्टमेंट से मुराद क्या होता है, पहले गलत हो गई थी, अब इसको रेक्टिफाई कर लिया, एडजस्टमेंट वगैरह करने में इन्वॉल्व थे, उनसे इंक्वायरी करो, उनसे पूछो कि भाई कोई इस तरह की ट्रांजैक्शन तो नहीं नजर आई जिसके अंदर फ्रॉड का एलिमेंट हो सकता है या मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल का एलिमेंट हो सकता है। दूसरे नंबर पे सिलेक्ट जर्नल एंट्री, देखो वो कहता है सिर्फ इंक्वायरी करेंगे, उन्होंने तो कहना कि भाई जान सब कुछ ओके है, क्योंकि जब हमने डिस्कस किया था आइज़ा 500 के मुताबिक 7 प्रोसीजर्स हैं, उसमें भी मैंने आपको कहा था कि इंक्वायरी कोई बहुत तगड़ा प्रोसीजर नहीं है, ठीक है। मतलब इतना कोई अच्छा प्रोसीजर नहीं है कि आपको इससे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट और एविडेंस हमेशा मिले, क्योंकि मोस्टली केसेस में जो इंटरनल बंदे होंगे ना वो तो जाहिर है मैनेजमेंट की साइड लेंगे, लेकिन यहाँ पर फिर पूछने का एक तरीकाकार होता है, डिफरेंट लोगों से पूछें, इनकन्सिस्टेंसी देखें उनके अंदर कोई आती है कि नहीं। आपका असल में कोशिश होनी चाहिए कि यार मुझे कोई 2 डिफरेंट जवाब मिल जाएं, अगर डिफरेंट मिलेंगे इसका मतलब फ्रॉड है, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो है, शक पड़ सकता है, ठीक है। तो आपने इंक्वायरी कर लिया। अब दूसरे नंबर पे वो स्टैंडर्ड कहता है भाई सिर्फ इंक्वायरियाँ तो नहीं रहना, आगे भी कुछ करना है। सिलेक्ट जर्नल एंट्रीज एंड अदर एडजस्टमेंट मेड एट द एंड ऑफ अ रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पे जाके करीब जाके, अब ये नहीं कि एग्जैक्ट 30 जून को, मतलब उससे कोई 2-4 दिन पहले, ये आपकी अब आप पे है कि आपने कितने की देखनी है, ठीक है। उस वक्त जो जनरल एंट्रीज या एडजस्टमेंट्स पास की गई हैं उनको ज़रा सिलेक्ट कर लो, उनको उठाओ, एंड कंसिडर द नीड टू टेस्ट जनरल एंट्रीज एंड अदर एडजस्टमेंट थ्रू आउट द पीरियड। एक तो आप उनको सिलेक्ट करो, अच्छा सिर्फ सिलेक्ट नहीं करना, इसको आप लिख लें सिलेक्ट एंड टेस्ट, सिलेक्ट भी करना है, उनको टेस्ट भी करना है जो ईयर एंड पे हुई हैं। इसके अलावा भी थ्रू आउट द पीरियड, ये ना हो कि सिर्फ ईयर एंड के ऊपर ही लगे रहो, पूरे साल के अंदर भी जो आपको जनरल एंट्रीज या एडजस्टमेंट जो आपके नॉलेज के मुताबिक आपको लगता है इनके अंदर कुछ हो सकता है, उनको भी देखें। अब आपको पता है प्रैक्टिकली ये चीज़ें सारी सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रही होती हैं। सॉफ्टवेयर आप देखते हो आपको लेजर पूरे के पूरे मिल जाएंगे पूरे साल के। आप पहले तो कोशिश करें कि भाई जो कंप्यूटर के थ्रू, मतलब है कि सिस्टम के थ्रू ही वहाँ से कुछ निकालने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे फिल्टर वहाँ पे लगाएं या मुझे संडे के दिन की एंट्रीज मिल जाए, पहले तो आपने कंफर्म कर लिया कंपनी से कि संडे को ओपन तो नहीं होता, उन्होंने कहा नहीं जी कभी ज़िंदगी में नहीं ओपन हुए। अब आपने देखा कि भाई कुछ एंट्रीज निकल आई हैं संडे वाली, इसका मतलब कोई बंदा तो आया है जिसने एंट्री की है, तो उसके अंदर शक भी हो सकता है, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है। आपने वो वाली एंट्रीज निकाली, चेक किया जी कि उनको ज़रा क्या उनके पीछे इंस्पेक्शन की और डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे, इंक्वायरीज की उनके ऊपर, तो कुछ ना कुछ उस पर आपको एविडेंस मिला, ठीक है। फिर आपने कहा कि यार ईद के ऊपर बंद था आपकी कंपनी, उन्होंने कहा सर बंद थी, 3 दिन 4 दिन बंद थी, इस बार तो हफ्ते की छुट्टियां थी, हफ्ता पूरी बंद रही। आपने कहा चलो जी, आपने उधर डेट्स डाली, यार इन डेट्स की तरह एंट्री सामने आई, आगे को 2-4 एंट्रियाँ, ठीक है, शक तो पड़ सकता है कि भाई ये क्या। इसी तरह बड़ी बड़ी आइटम्स की एंट्रियाँ, रिलेटेड पार्टीज़ के साथ होने वाली एंट्रियाँ, ठीक है,
डायरेक्टर्स के साथ होने वाली एंट्रियां या फॉरेन कोई ट्रांजैक्शंस हुई हैं पैसे, इसका मतलब ये आपकी प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर है। अब आपने वहाँ से एंट्रीज ढूंढनी है, उनको आप अपने बेसिस पर देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ देखना नहीं है भाई, उनको लिखना भी है, डॉक्यूमेंट भी करना है। यार मैंने फला ट्रांजेक्शन देखी थी, ये जब आइज़ा 230 हम पढ़ेंगे ना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का स्टैंडर्ड, उसके अंदर भी हम पढ़ेंगे कि वर्किंग पेपर्स किस तरह के होते हैं, ठीक है। मैं आपको वैसे अपनी फर्म के भी कुछ दिखाऊंगा वर्किंग पेपर, आपको आइडिया हो उनको आप अपनी नीड बेस किसी भी तरह के बना सकते हैं, जो जो आपने चीज़ें वेरीफाई करनी है, ठीक है। उसमें डिटेल आ जाएगी, ये फला ट्रांजेक्शन आपने देखी, इसमें देखा क्या क्या है, क्योंकि वही बात ना, अगर हम कहेंगे चेक वी चेक द ट्रांजेक्शन, चेक का मतलब क्या है? चेक तो एक बड़ी बहुत ही जनरल टर्म है। तो आपने क्या चेक किया है? क्या आपने उसके एग्जिस्टेंस को चेक किया, आपने उसकी अकरेंस को चेक किया, क्लासिफिकेशन को, किस चीज़ को देखा है? तो आपने डिटेल में बताना होता है। ओके जी, तो भाईजान बात समझ आ गई है। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल होगा, 3 तरह के प्रोसीजर्स आपको स्टैंडर्ड कह रहा है अपनाने, जिसमें से अभी पहला पढ़ा है हमने, टेस्टिंग दी अप्रोप्रिएटनेस ऑफ जनरल एंट्री। उसको किस तरह करना है, उसके 3 तरीके हैं आगे, लेकिन अभी पहली एक्टिविटी पढ़ी, दूसरी के ऊपर आ रहे हैं। दूसरी एक्टिविटी क्या है? जब भी मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल होगा, स्टैंडर्ड कहता है भाईजान आपकी जो मर्जी असेसमेंट है उसको ज़रा साइड पे कर दें। पहला आप काम क्या करें? अप्रोप्रिएटनेस ऑफ जनरल एंट्रीज कर लें, उसके 3 तरीके हैं। फिर दूसरे नंबर पे रिव्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स for biases and evaluate whether the circumstances producing the bias if any represent a risk of material misstatement due to fraud। हाँ, दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे उसने कहा कि भाईजान जनरल एंट्रीज को देख लो तसल्ली से। अभी हमने देखें जब मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल की टेक्निक्स पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमने कहा था ना कि भाई या तो आप फिक्टिशियस एंट्रियां करते रहते हैं, मिस रिप्रेजेंट करते हैं चीज़ों को, या आप अपनी जजमेंट्स को इस तरह से मॉडिफाई या ऑल्टर करके करते हैं, मतलब एस्टिमेट्स वगैरह को। तो भाई फिर दूसरे नंबर पे एस्टिमेट्स को भी तो देख लो ना। उसने कहा एस्टिमेट्स को रिव्यू करो। एंटिटी ने या मैनेजमेंट ने जो जो एस्टिमेट्स लिए हैं बड़े बड़े, मिसाल के तौर पे दी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज, ठीक है, लिटिगेशंस की प्रोविजंस आ गई आपकी, कोई केस है उसका फैसला हमारे हक में या दूसरे के हक में आएगा, फ्यूचर के बारे में एस्टिमेट, उसको ज़रा देख लें, ठीक है। डी कमीशनिंग कॉस्ट वगैरह आप लोगों ने पढ़ी होगी, अगर कोई कंपनी ऑयल ड्रिलिंग वगैरह करती है, इफ्रिक आपने पढ़ा होगा उसका, तो उसको देख लें, ठीक है। आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, उसमें अगर आपने कुछ एस्टिमेट्स लगाए हैं, गुडविल अगर निकाली उसमें कुछ एस्टिमेट लगाए हैं, एनआरवी कैलकुलेट की है, एनआरवी भी एस्टिमेट ही होता है ना कि कितने का होगा सेल, इस तरह का कोई भी एस्टिमेट है, फेयर वैल्यूज़ आपने निकाली हुई हैं, इन्वेस्टमेंट्स थी किसी कंपनी के अंदर वगैरह वगैरह, किसी भी तरह का एस्टिमेट है, वो कहता है कि भाई जो बड़े मटेरियल हैं उनको रिव्यू करो, उनके अंदर कोई बाइसनेस तो नहीं शो हो रही। बाइसनेस से मुराद क्या है कि कुछ ऐसा तो नहीं शो हो रहा कि यार मैनेजमेंट ने अपने आप को फ़ायदा देने के लिए किसी एंगल से इस तरह के एस्टिमेट्स लिए हैं, उनको करें। अब उसको करने का तरीकाकार भी आपको बता रहा है, वो कहता है भाई ऑडिटर शैल इवैल्यूएट वेदर द जजमेंट्स एंड डिसीजंस मेड बाय मैनेजमेंट in making the accounting estimates included in FS, even if they are individually reasonable, indicate a possible bias on the part of entities management that may represent a risk of material misstatement due to fraud. If so, the auditor shall re-evaluate the accounting estimate taken as a whole। देखें, उसने कहा कि भाईजान जब आप ये बात ज़रा समझ लें, उसने कहा कि जब आप एस्टिमेट्स को रिव्यू करेंगे, हो सकता है कि इंडिविजुअली सिर्फ अगर उस एस्टिमेट को देखा जाए तो बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि उस एस्टीमेट का दूसरे एस्टीमेट्स के ऊपर असर पड़ रहा हो, और इस तरह पड़ रहा हो कि आपको शक है कि इसके अंदर फ्रॉड है। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि भाईजान प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सही है, आपने उसका एक एस्टीमेट ले लिया कि भाई मैं 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कर रहा हूँ। आपने जब उसको एस्टीमेट को देखा और आपको एक तो तरीका है ना कि वही आपको गलत लगा, तो ये तो सही बात है भाई, उसके अंदर आप डिटेल में जाओगे क्यों गलत है, इंटेंशनल है अन इंटेंशनल वगैरह वगैरह। लेकिन दूसरी चीज़ है कि भाई वो आपको बिल्कुल सही लग रहा है, रीज़नेबल लग रहा है, ठीक है। लेकिन जब आपने गौर किया कि भाईजान प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाला एस्टीमेट तो ठीक है, लेकिन किसी और जगह से मुझे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, कि ये जो रिसीवेबल की वैल्यू है ये सही नहीं है। बात ज़रा फॉलो करें। आपने कहा कि भाई एस्टीमेट तो प्रोविजन का बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ सेल रिटर्न्स हो रही हैं, बात आ रही है समझ, सेल रिटर्न्स हो रही हैं, कंपनी को सेल रिटर्न हो रही है, तो हो सकता है कि कुछ कस्टमर ऐसे भी हों जो पैसे भी वापस ना करें, और ये जो इन्होंने 10% वाली प्रोविजन ली हुई है 10% रहे ना, ये 10% से ज़्यादा हो जाए, 15 या 20% तक डाउटफुल डेट हो जाए। बात आई, फॉलो किया आपने, कि हो सकता है कि
उस एस्टीमेट के अंदर ही मसला हो, फिर भी उसको फ्रॉड के लिए कंसिडर करने के हो सकता है फ्रॉड हो। या दूसरी बात है कि हो सकता है इंडिविजुअली तो वो वाला एस्टीमेट सही हो, लेकिन जब आप कंप्लीट ओवरऑल इन्फॉर्मेशन को देखते हैं उस एंगल से आपको उस एस्टीमेट के अंदर कोई मसला नजर आने लग जाए, फ्रॉड हो सकता है। ठीक है। एंड परफॉर्म अ रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू। अच्छा, प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव का पता ही ना, IAS 8 में पढ़ लिया होगा। रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? पीछे से चीज़ों को देखना। ठीक है, उन पीछे से सही करना चीज़ों को। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मतलब जितना का आप पीछे जा सकते हैं। और दूसरा क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव। आपको पता है IAS 8 के मुताबिक भी अकाउंटिंग एस्टीमेट्स जो है उसके ऊपर जो चेंज अप्लाई किया जाता है वो प्रोस्पेक्टिवली किया जाता है, जबकि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज जो एरर्स हैं अगर उनके अंदर हो प्रायर पीरियड के, उनको रेट्रोस्पेक्टिव। पता है ना, बस मैं रिवाइज करवा रहा था। परफॉर्म अ रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट्स एंड assumption रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रिफ्लेक्टेड इन द FS ऑफ द प्रायर ईयर। हाँ, कहता भाईजान जो पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी ना, उनके अंदर चेक करें उनके अंदर क्या एस्टीमेट्स है। अब देखें, जो पिछले साल के एस्टीमेट्स थे, एस्टीमेट फ्यूचर के होते हैं ना, उनमें से कई एस्टीमेट्स तो अब एक्चुअल में अकर भी हो गए होंगे। मिसाल के तौर पर पिछले साल कहा था 10% प्रोविजन है डाउटफुल डेट्स की, तो भाईजान अब तो साल गुजर गया, अब तो एक्चुअल पोजीशन भी आ गई होगी ना। चेक करोगे एक्चुअल में 10% हुए कि नहीं, इससे आपको पता चलेगा कि मैनेजमेंट के एस्टीमेट किस हद तक सही है, किस हद तक उनके ऊपर रिलायंस प्लेस की जा सकती है। अब मिसाल के तौर पर 10% कहा हुआ था, डाउटफुल डेट हो गए 30%। आपने कहना भाईजान तो अडी की मतलब कि जजमेंट है। अब शक तो पड़ेगा कि क्या वो जानबूझ के तो नहीं कि 10% लिए थे। इसका मतलब है कि अगर पिछले साल कोई इस तरह की मिसहैप या कोई मसला किया है, क्रिएट किया गया है, हो सकता है कि इस साल भी किया गया हो। इसलिए एस्टीमेट जब आपने चेक करने होते हैं ना, या मतलब उनको आपने वेरीफाई करना है, एविडेंस लेना, दो बातों का बड़ा फोकस आपने उसके ऊपर करना है। एक तो ये है कि आपने पुराने एस्टीमेट्स को भी देखना है कि जो पहले एस्टीमेट्स लिए थे अब वो कहाँ पहुँचे। पहले जो बजट्स बनाए थे, बजट को एक्चुअल के साथ कंपेयर करेंगे, कितना करीब करीब एस्टीमेट लगाते हैं। दूसरा, जो एस्टीमेट्स आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हैं, वो 30 जून तक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी ना, अब तो आप ऑडिट कर रहे हैं बाद में, तो सब्सिक्वेंट इवेंट टेस्टिंग भी करें। आइजा 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स मतलब है कि जून तक बातें उसने लिखी हुई थी, अब तो आप अगस्त में बैठे हो, सितंबर में, अक्टूबर में बैठे हुए हैं। कई ऐसी बातें होंगी जो जून वाली, जो अब तक असल में हो जानी चाहिए थी। इधर से भी एस्टीमेट आप लगा सकते हैं कि भाई, इधर से भी सॉरी एविडेंस आप ले सकते हैं कि यार वो जो उस वक्त उसने एस्टीमेट लगाए थे अब क्या सीन है। अब तो 2-3 महीनों में उसमें से काफ़ी चीज़ें हो चुकी होंगी, क्या ये चीज़ें उसी तरह ही हुई हैं जिस तरह एस्टीमेट थे। इसका मतलब है कि एस्टीमेट्स को आपने दो एंगल से हमेशा देखना है। रेट्रोस्पेक्टिव भी देखो, जो पहले लगाए गए थे अब उनकी क्या पोजीशन है इस साल के अंदर, इस साल जो लगाए गए हैं सब्सिक्वेंटली जब तक आप मौजूद हैं वहाँ पे तब तक उनकी क्या पोजीशन है। खैर ये उससे हटके थोड़ा, यहाँ पे वो कह रहा है कि जी आपने अकाउंटिंग एस्टीमेट्स को देखना है, दो तरह से देखना है। एक तो देखें उनके अंदर कोई बायसनेस मौजूद नहीं है, चाहे वो इंडिविजुअली बायस ना भी हों, ओवरऑल देख लें। अगर इंडिविजुअली बायस हैं तो फिर भी देखें। दूसरा क्या है कि जी आप रेट्रोस्पेक्टिव व्यू उसका लें कि जो उसने पुराने एस्टीमेट्स लिए थे वो अब किस तरह इस साल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो शो हुए हैं। ओके जी, 2 पॉइंट्स हो गए मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल के। पहला पॉइंट आपका क्या है कि भाई आपने अप्रोप्रिएटनेस ऑफ जनरल एंट्रीज को देखना है। दूसरे पॉइंट क्या है, अकाउंटिंग एस्टीमेट्स की बाइस को देखना है। तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसने कहा फॉर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस दैट आर आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस सीमेंट खरीदना बेचना या मैन्युफैक्चर करना बेचना, बस। इसके अलावा कुछ बड़ी ट्रांजैक्शन इस तरह की हो रही है कि भाई आपके नॉर्मल कोर्स का काम ही नहीं है, वो लीज के ऊपर आप लेकर कमाने लग गए हैं। ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IAS 40 के मुताबिक ले लेकर उसमें आप कमा रहे हैं पैसा, रेंट कमा रहे हैं, और पता लगे कि असल कमाई तो इधर से हो रही है, सीमेंट से तो हो ही नहीं रही, तो भैया नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस तो नहीं है ये। ठीक है, इस तरह की अगर आप कोई हरकतें कर रहे हैं, वो कहता है फॉर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन दैट आर आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर द एंटिटी और दैट अदरवाइज अपीयर टू बी अनयूजुअल given the auditor's understanding of the entity or its environment and other information obtained during the audit, the auditor shall evaluate whether the business rationale of the transaction suggests that they may have been entered into to engage in a fraudulent financial reporting or to conceal misappropriation of asset। बात जरा समझे, वो कहता है कि भाईजान अगर कोई बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स आपको नज़र आएँ और आपने अपनी पुरानी अंडरस्टैंडिंग, पुरानी क्या, एक जो पिछले सालों की भी हो सकती है और इस साल की भी, जो IAS 315 के मुताबिक आपने ली है, तो IAS 315 के मुताबिक जो अंडरस्टैंडिंग ली है आपने क्लाइंट की या उसके इन्वायरमेंट की, या वैसे ही आपको लगा कि भाईजान ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की तो ट्रांजैक्शन नहीं है, ये तो कुछ अलग ट्रांजैक्शन है। ठीक है,
अब आपने उसके पीछे बिजनेस रैशनल ढूंढना है। बिजनेस रैशनल से मुराद क्या है? कमर्शियल सेंस ढूंढनी है कि यार कोई कमर्शियल सेंस बनती थी ये वाली ट्रांजेक्शन करने की या नहीं। बात आ रही समझ? ये ना हो के जैसे पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जांपल एक क्या होता है, आपको उसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फ़ौरन ही फ्रॉड नज़र आ जाएगा आपको। जैसे इस बार भी गंदम के साथ क्या हुआ कि इनको क्या नहीं पता था कि पाकिस्तान में गंदम की इस बार वाफर मकदार है? पता था, इनको सारा पता होता है। इनको गिन के तो बारदाना गिन के भेजते हैं, तो बाकी इन्हें क्या चीज़ें नहीं आइडिया, इन्हें सारा आइडिया है। लेकिन क्या हुआ जी, आपकी यहाँ से एक्सपोर्ट भी हुई है गंदम, ठीक है, बल्कि उससे पहले लोगों ने इंपोर्ट भी की है। इंपोर्ट इतनी गंदम कर ली कि वो वाफर यहाँ पे होगी। जब वाफर गंदम हो गई, फिर क्या हुआ कि यहाँ की जो ज़ाहिर सप्लाई डिमांड का फ़र्क आ गया, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग गंदम थी उसकी प्राइस इन्होंने अपनी जो सपोर्ट प्राइस रखी हुई थी, मेरे ख्याल में 38 या 3900 गवर्नमेंट जो ऐलान करती है, उससे भी कहीं नीचे 3-3 हज़ार रुपये पर मन के हिसाब से किसान बाजार ने बेची है। जबकि गवर्नमेंट ने उन्हीं लोगों से अच्छे भले महंगे दामों 4500 5000 के हिसाब से पर मन के हिसाब से वो खरीदी है गंदम। अब आप देखें, ये मतलब कि क्या आपको नहीं पता रहा कि चीज़ें हो रही हैं? तो इसका मतलब है कि कमर्शियल सेंस बनती ही नहीं है ना एक चीज़ की। या तो आप डायरेक्ट किसान से खरीदो 3000 के हिसाब से, चलो गवर्नमेंट का जो पैसा लगना है उधर से अवाम का पैसा बच जाए, ठीक है। नहीं, उन्होंने कहा कि आप बेचो आड़तियों को, मंडियों के अंदर जाके बेचो। मंडी वालों ने आगे जाके वो बेची, वो उन्होंने उसी रेट के ऊपर बेची जिस तरह गवर्नमेंट खरीदती है, महंगे रेट के ऊपर। तो भाई वो क्या फिर उसका फ़ायदा स्पोर्ट प्राइस का। इसी तरह शुगर का क्या हुआ था कि शुगर आपने पहले एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी लोगों को, एक्सपोर्ट इतनी कर दी, पीछे बची नहीं। जब पीछे बची ही नहीं है तो वो महंगी होगी, फिर वहाँ से इंपोर्ट की। आलूओं के साथ भी इसी तरह किया। गवर्नमेंट लेवल में बता रहा हूँ, कमर्शियल सेंस नहीं बनती ना बात की। तो इसी तरह अगर आप, कई बार क्या होता है, सेल के ऊपर चीज़ करके कंपनी लीज बैक इतनी महंगी कर रही है को समझ नहीं आ रही कि भाईजान इसके पीछे तुक क्या बनती थी इसको करने की, ठीक है। तो वहाँ पे आपका जो है कमर्शियल सेंस नहीं बनेगी, बिजनेस रैशनली नज़र आ रहा होगा। तो हो सकता है कि उसके अंदर फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही ना की गई हो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन बनाई है या कुछ इस तरह किया, या हो सकता है कि एसेट्स आपने मिस अप्रोप्रिएट किए हैं, एसेट पाकिस्तान से बाहर भिजवाए हैं या कंपनी से बाहर भिजवाए हैं, तो ये मसला फ्रॉड का है। तो भाईजान क्या उसने कह दिया कि आपने सर ये जो है मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल को अगर हम कंक्लूड करें, तो उसने सबसे पहले तो कहा कि भाईजान दो तरह के फ्रॉड, दो कैटेगरीज के अंदर मैं रखता हूँ। या तो कंपनी करती है फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को अंदर फ्रॉड डालती है, या एसेट्स को मिस अप्रोप्रिएट करती है। इसको भी हमने डिटेल में नहीं पढ़ा। अच्छा, फिर अगर हम आए तो वो कहते हैं फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की एक बहुत बड़ी वजह आपकी जो है मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स है, कि मैनेजमेंट कंट्रोल्स को ओवरराइड करती है, अपनी मर्जी से काम करवाने की कोशिश करती है, जिसकी डिफरेंट टेक्निक्स भी पढ़ी हैं हमने, ठीक है जी। अब वो कहता है कि जब भी मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल मौजूद होगा, जब भी मौजूद होगा, तो आपने क्या करना है, 3 प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, ठीक है जी। 3 प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं जी आपने। 3 प्रोसीजर्स क्या है? टेस्ट अप्रोप्रिएटनेस ऑफ जर्नल एंट्रीज को भाई टेस्ट करें सबसे पहले, सही है या नहीं है। इसको टेस्ट करने के आगे 3 तरीके उसने बता दिए हैं, ठीक है। फिर उसने कहा कि जी रिव्यू अकाउंटिंग एस्टीमेट्स को रिव्यू करें, ठीक है। फिर उसने कहा कि जी टेस्ट अनयूजुअल और आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ट्रांजैक्शन, ऐसी ट्रांजैक्शन जो आउटसाइड नॉर्मल कोर्स हो, उनको आप टेस्ट करें, ठीक है। ये आप जब करेंगे, ये लाजमी करना है। आइजा 240 कहता है चाहे आपकी असेसमेंट लो मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल की है, हाई की है, मीडियम की, डजंट मैटर, आपने 3 काम लाजमी करने हैं। ये जब आप करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि फ्रॉड हुआ है नहीं हुआ। ओके भाई, अच्छा जी। अब थोड़ा सा बस एक रह गया है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट की बात अगर की जाए, इसका सिंपल मकसद क्या है, एसेट उस काम के लिए यूज़ नहीं हो रहे जिसके लिए शेयर होल्डर्स ने कहा था, मतलब कंपनी के लिए नहीं हो रहे। अब इसका तरीकाकार क्या है कि एम्बेजलिंग रिसीट्स, या तो आप पैसा जो है उसको चोरी करते हो, मतलब एक कंपनी का पैसा लेकिन आप पर्सनल बैंक अकाउंट्स के अंदर लेके जा रहे हो। आपने जिस नाम का कंपनी का बैंक अकाउंट है, डायरेक्टर साहबा ने उसी तरह का अपना भी बना लिया हुआ है, ठीक है। तो अब उसके अंदर पैसा जा रहा है, या किसी भी और तरीके से कैश आया तो कैश उठाकर ले गया कोई, ये मिस अप्रोप्रिएशन एसेट है। स्टीलिंग फिजिकल एसेट आगे उन्होंने बता रही है, फिजिकल एसेट को, इन्वेंट्री को, पीपीई को चोरी कर लेते हैं, या इवन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कस्टमर लिस्ट होती है, आपने पढ़ा होगा इस 38 में, इंटेंजिबल्स में है, कस्टमर लिस्ट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो उठाकर ले गए, किसी और कंपनी को सेल कर दी है,
पेटेंट्स चोरी कर लिए हैं, डिज़ाइंस चोरी कर लिए हैं, फार्मूलाज चोरी कर लिए हैं वगैरह वगैरह। देन कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसीव्ड, ठीक है कि भाई फिक्टिशियस सेल्स तो करते हैं, फिक्टिशियस परचेजेस की हुई हैं, ठीक है। कि जैसे आपने सुना होगा गवर्नमेंट में भी अक्सर होता है घोस्ट एम्प्लॉयज़। घोस्ट एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं? एम्प्लॉयज़ होते ही नहीं हैं, गवर्नमेंट के खाते से पेमेंट जाती रहती हैं, वो फिर ज़ाहिर है जिनको जाती हैं उनको जाती होंगी। तो फिक्टिशियस परचेजेस, असल में परचेज है ही नहीं, फेक पे ऑर्डर बनाया है, फेक परचेज ऑर्डर बनाया है, फेक रिसीविंग दी है, फेक पेमेंट किसी के नाम पे कर दी है, ये 2 नंबरियाँ भी हो सकती हैं। यूजिंग एन एंटिटीज एसेट्स फॉर पर्सनल यूज़ के लिए एसेट किए हैं। ओके जी। अच्छा, प्रिज्यूम्ड रिस्क ऑन रेवेन्यू रिकग्निशन, ये बेसिकली जो था ना मैनेजमेंट फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये 2 रीज़न से होती है। एक तो मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल को हमने डिटेल में पढ़ लिया है, दूसरा इसका क्या होता है रेवेन्यू रिकग्निशन। रेवेन्यू को रिकग्नाइज करने के अंदर आपका मतलब 2 रीजंस हो गए ना इसके, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के 2 तरीकाकार हो गए, ठीक है। एक तो मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल से आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को ख़राब करें, दूसरा क्या है रेवेन्यू सही तरह रिकॉर्ड नहीं करते, रिकग्नाइज नहीं करते। IFRS 15 आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि रेवेन्यू 5 स्टेप्स मॉडल उसके अंदर आया हुआ है जी कि आपने किस तरह करना है रेवेन्यू को रिकॉर्ड, तो आप वो नहीं करते। अब आइजा 240 कहता है कि भाईजान ये 2 जो रिस्क है ना ये मौजूद होते ही होते हैं। इसके ऊपर तो उसने कंप्रोमाइज़ करने का कहा ही नहीं है, उसने कहा कि भाईजान ये तो हर सूरत मौजूद है, कम ज़्यादा हो सकता है। रेवेन्यू रिकग्निशन के अंदर वो कहता है कि यार मेरे मुताबिक तो रिस्क मौजूद है, लेकिन इसका ये बात ज़रा गौर से सुन लें, इसका रिबटल, इसका इनकार ऑडिटर कर सकता है। मिसाल के तौर पे अगर रेवेन्यू है ही नहीं, कंपनी को अभी बने हुए 2 महीने हुए थे, कंपनी लेट से अप्रैल में बनी थी, जून ईयर एंड था, ऑडिट आ गया, आपने कहा 2 महीनों में तो कंपनी ने अभी हिली नहीं है, तो इसने रेवेन्यू कहाँ से कमाना, रेवेन्यू ज़ीरो था, कुछ भी नहीं था। यहाँ पर आप कह सकते हो रेवेन्यू रिकग्निशन का रिस्क नहीं है, ठीक है। या कोई बहुत कम रेवेन्यू है, आपको लग रहा है इधर नहीं हो सकता, या लेट से आपने कंट्रोल्स वगैरह को देखा है उसमें रेवेन्यू आता ही सिर्फ और सिर्फ बैंक के थ्रू है, कैश वाला सिस्टम ही नहीं है, आप वहाँ पर कह सकते हैं कि यार रेवेन्यू रिकग्निशन का रिस्क नहीं है। लेकिन अदरवाइज वो कहता है मैं प्रिज्यूम करता हूँ कि होता है। देखें दोबारा समझना बात को, MOC के अंदर वो कहता है कि चाहे आपको रिस्क मिला है या नहीं मिला, हर सूरत रिस्क मौजूद है। इधर वो कहता है कि कुछ सिचुएशन में हो सकता है कि रिस्क हो ही ना, मतलब कि मैं आपको गुंजाइश दे रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली फिर आपने उसका रैशनल डॉक्यूमेंट करना है कि आपकी प्रोफेशनल जजमेंट के मुताबिक रिस्क क्यों मौजूद नहीं है। पढ़ें ज़रा, वो कहते हैं मटीरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलेटिंग टू रेवेन्यू रिकग्निशन ऑफन रिजल्ट्स फ्रॉम एन ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, अब ये दुनिया में ओवर स्टेटमेंट होती है, पाकिस्तान में तो अंडर स्टेटमेंट होती है टैक्स चोरी करने के लिए। दुनिया में लोग क्या करते हैं, क्योंकि आमतौर पे एक ही तरह की बुक्स चल रही होती हैं, उन्होंने वो भी बैंक में देनी, लोग कहते हैं यार कर्जा लेने के लिए ना वो फिर रेवेन्यू को बढ़ा चढ़ा के ओवर स्टेट करके बताते हैं। हमारे लोगों को पता है कि बैंक से कर्जा तो मिलना इतना महंगा, तो वो कर्जा लेने के बजाय टैक्स चोरी करो, तो ये अंडर स्टेट करते हैं। तो इसलिए उसने बुक में लिखा आमतौर पर ओवर स्टेटमेंट होती है, लेकिन जाहिर है अंडर स्टेटमेंट भी हो ही सकती है। फॉर एग्जाम्पल प्री मच्योर रेवेन्यू रिकग्निशन और रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्टिशियस रेवेन्यू। प्री मच्योर से मुराद क्या कि भाई अभी रेवेन्यू रिकग्नाइज करने का टाइम आया ही नहीं है। आपको पता है IFRS 15 के मुताबिक अगर ब्रीफली बात की जाए तो जब रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफ़र होंगे, दोनों चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी तब आप करते हैं। बाकी आपको 5 स्टेप मॉडल का भी पता ही है, ट्रांजेक्शन प्राइस वगैरह, वो तो चलो खैर डिटेल में बात चली जाती है। बेसिक नुकता क्या है, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स जब ट्रांसफ़र होंगे तब आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। मिसाल के तौर पर आपका रिस्क ट्रांसफ़र हो गया, रिवॉर्ड अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ठीक है, या रिवॉर्ड्स ट्रांसफ़र हो गए, आपने कहा चीज़ ये आपकी हो गई है, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन उसने कहा पड़ी आपके पास रहेगी, अभी मैं बाद में लेके जाऊंगा, रिस्क तो नहीं ट्रांसफ़र हुआ। बात आई समझ? तो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स जब तक ट्रांसफ़र ना हो रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने पहले ही वो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया है तो ये भी गलत है, ठीक है। या रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं किया, ये भी गलत है। या फिक्टिशियस सेल्स रिकॉर्ड कर दी जो असल में है ही नहीं, ये भी गलत है। इट में ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम एन अंडरस्टेटमेंट, उसने कहा अंडरस्टेटमेंट भी आप कर सकते हैं, ठीक है, कि इस साल का रेवेन्यू था अगले साल रिकॉर्ड कर दिया, इसीलिए तो कट ऑफ की जर्शन आई है भाई, इसलिए तो ऑडिट कहता है, आइजा 315 कहता है कि कट ऑफ की जर्शन को लाजमी टेस्ट करें, क्योंकि मैनेजमेंट आपको ये कह रही है कि भाई हमने रेलेवेंट पीरियड का रेवेन्यू, रेलेवेंट पीरियड का एक्सपेंस रेलेवेंट पीरियड में किया है अकाउंट फॉर, तो भाई उसको टेस्ट भी करना है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल
उसने कहा था रिस्क ऑफ फ्रॉड इन रेवेन्यू रिकग्निशन मे बी ग्रेटर इन सम एंटिटीज देन अदर, किसी में ज़्यादा रिस्क होगा किसी में कम होगा। फॉर एग्जांपल देयर मे बी प्रेशर और इंसेंटिव ऑन मैनेजमेंट टू कमिट फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग थ्रू इन अप्रोप्रिएट रेवेन्यू रिकग्निशन इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी। आमतौर पर कहते हैं लिस्टेड एंटिटीज़ के अंदर कमीशन बोनसेस वगैरह मिलते हैं, हो सकता है वो इस वजह से उधर ज़्यादा 2 नंबरियाँ करती हो रेवेन्यू के अंदर, ठीक है, छोटी कंपनियों के अंदर हो सकता है कम करते हो। द प्रिजम्पशन दैट देयर आर रिस्क ऑफ फ्रॉड इन रेवेन्यू रिकग्निशन मे बी रिबटेड, इस बात को अंडरलाइन कर लो, मे बी रिबटेड। उसने कहा कि भाई इसका जो रिस्क है ना, स्टैंडर्ड कहता है अगर आपको नहीं लग रहा तो चलो यार नहीं है, मैं मान लेता हूँ, मैं आपको आपकी प्रोफेशनल जजमेंट को यहाँ पे कर, इधर वो कहता नहीं भाई ये हर सूरत है, ठीक है। उसने कहा मे बी रिबटेड। फॉर एग्जांपल द ऑडिटर मे कंक्लूड दैट देयर इज नो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसपेमेंट ड्यू टू फ्रॉड रिलेटेड टू रेवेन्यू रिकग्निशन इन द केस where there is a single type of simple revenue transaction, for example leasehold revenue from a single यूनिट रेंटल प्रॉपर्टी। उसने एग्जांपल दी कि अगर बहुत ही कोई सिंपल सा रेवेन्यू का मॉडल है और ऑडिटर साहब ने कहा यार इसमें तो कोई रिस्क नहीं है, मैं तो उसको ज़रा समझा भी है, मुझे तो कोई रिस्क नज़र नहीं आ रहा, तो वो रिबट भी कर सकता है, रिबटल दे सकता है कि यार मैं मेरे मुताबिक नहीं है। आइज़ा 240 कहता है बिल्कुल ठीक है बस डॉक्यूमेंट कर दो, सही है। इधर आइज़ा 240 कहता है भाईजान आपका कोई रिबटल नहीं है, हर सूरत रिस्क मौजूद है। तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि आइज़ा 240 के मुताबिक फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर कौन से 2 मेन रिस्क मौजूद हैं, तो आपने कहना मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल का रिस्क जो रिबट भी नहीं किया जा सकता, और रेवेन्यू रिकग्निशन का रिस्क जो विच मे बी रिबटेड बाय द ऑडिटर, सही है, अगर कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, ठीक है जी। बाकी इसके आगे डिटेल में नहीं है, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल को हमने आगे डिटेल में पढ़ लिया हुआ है, ठीक है जी। आज काफ़ी हैवी आपका था लेक्चर, होपफुली बातें समझ आई होंगी, ठीक है। कल इंशाल्लाह प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट करेंगे, ये वैसे आज हो जाना चाहिए था लेकिन बस इसी के ऊपर ही एफर्ट लगी है, और फैक्टर्स करेंगे कल। भाई अच्छा खासा पढ़ने वाला काम है, ठीक है, अगले 2.5-3 पेजेस, तो ज़रा ज़हनी तौर पर भी तैयार होकर आना है। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछ लें, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।